हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी में। आज मैं फिर से आ चुके एक बहुत ही प्यारे लेक्चर के साथ में। अपना चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन। मैंने सॉल्यूशन के पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 बना दिए हैं। यहाँ पे मैंने हर एक इस चैप्टर के हर एक वीडियो लेक्चर को 35 to 40 मिनट्स, हो सकता है कुछ लेक्चर अपना 45-50 मिनट्स पे गया हो, बाकी मैंने पार्ट 6 बना दिए हैं अभी तक। तो आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं विलियन के, तो आपको पार्ट 1 से लेके 6 देख के आने हैं। बच्चों के काफ़ी सारे मैसेज आए थे, सर पार्ट 7 कब आ रहा है, तो थोड़ा बहुत अभी आपको हो सकता है देरी से ये वीडियो देखने को मिला हो। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी और अभी क्या है बहुत सारे से रीज़न है जिसकी वजह से वीडियो थोड़े देरी से आ रहे हैं, पर हम कोशिश करेंगे वीडियो जल्द से जल्द लाने की। और 12th क्लास के लिए मेरा ये कोशिश रहेगी रोज़ 1 या 2 वीडियो आपके लिए डालने की। आपको सिलेबस की टेंशन नहीं लेनी है, मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दूंगा। जो मैंने आपको बोला है 12th के साथ आपको नीट और जेईई की कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पे मैं केमिस्ट्री के अंदर करवा दूंगा। क्लास 12 की बात करूँ तो मैथ्स की वीडियोस भी आपको देखने को मिल रहा है। इंद्र सर बहुत ही बेहतरीन मैथ्स पढ़ा रहे हैं आपको, तो मैथ्स की वीडियो देखने को मिल ही रहा है। और केमिस्ट्री में करवा ही रहा हूँ आप लोगों के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, आपको बायो के भी वीडियो लेक्चर्स बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। जो बच्चे बायो के हैं तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया था, सर बायोलॉजी के लिए अब क्या करने वाले हो, तो आपको बहुत ही जल्द बायोलॉजी के वीडियो लेक्चर्स भी देखने को मिलेंगे। अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि बच्चों की काफ़ी डिमांड थी कि सर पार्ट 6 के बाद पार्ट 7 कब आएगा। तो आज अपन लेके आ चुके हैं सॉल्यूशन चैप्टर का, अपने विलियन चैप्टर का पार्ट 7। फिजिकल केमिस्ट्री का अपन चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। वापस से बोल देता हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट 1 to 6 पार्ट 1 से लेकर 6 नहीं देखा है तो वो जाके पार्ट 1 से लेकर 6 देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे प्लेलिस्ट, जब आप सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब अगर किसी बच्चे को प्लेलिस्ट ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, वीडियो लेक्चर नहीं मिल रहे हैं, तो उनको क्या करना है, वापस से एक बार बोल देता हूँ, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 8302898893। इस पर आप कांटेक्ट करो, इस पर आप मैसेज कर दो कि सर हमको व्हाट्सअप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में और जोड़ लीजिए और प्लेलिस्ट हमको बता दो, तो मैं आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, जिससे आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन का कौन सा पार्ट 7 अपन स्टार्ट कर रहे हैं। एक और बात बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको क्या मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे नए हैं उनका पहला काम है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना, ताकि आपको वीडियो आते ही वहाँ पे मिल जाए। और इस चैप्टर का पीडीएफ मैं टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप पे शेयर करता हूँ। तो अगर कोई बच्चा टेलीग्राम या व्हाट्सअप ग्रुप पे नहीं जुड़ा है तो क्या कर सकता है, मेरे को इन व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके भी इस चैप्टर के पीडीएफ ले सकता है, जो कि अभी आ रखे हैं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सारे स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 7। अब देखो, लास्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो लास्ट लेक्चर में अपन ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, एक बार इसको वापस देख लो। किसका क्वेश्चन है, मोलरिटी का क्वेश्चन है, मोलरता का सवाल है। मोलरता का सवाल एक बार वापस से बता देता हूँ, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। जो मोलरता है, मोलरता का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था। ऊपर अपन लिखते हैं मोल किसके, विलय के। ऊपर होते हैं विलय के मोल, नीचे होता है आयतन, वो भी किसका, विलियन का। और आयतन किस में लिया जाता है, लीटर में। परिभाषा अपन ने बनाई थी 1 लीटर विलियन में उपस्थित। क्या बनाई थी, 1 लीटर विलियन में उपस्थित। अगर मैं विलियन का आयतन कितना कर दूं, 1 लीटर। यदि मैं विलियन का आयतन कितना कर दूं, 1 लीटर। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। सवाल अपन ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, अपन डिस्कस कर रहे थे। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। बात करता हूँ अगर मैं, तो देखो, अगर आप जैसे 12th वगैरह में तो पेपर काफ़ी आसान बनता है, और मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं। तो अगर किसी बच्चे को हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तब भी वो मेरे को मैसेज कर सकता है। मैंने पूरे अपने जो टोटल 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर की प्लेलिस्ट बना रखी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आपकी स्कूल में जब फर्स्ट टेस्ट होता है, सेकंड टेस्ट होता है, थर्ड टेस्ट होता है, हाफ ईयरली होती है, तो आप क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट मेरे से मांग लो। जो भी चैप्टर आ रहा है, हर एक चैप्टर 1 से 2 घंटे में खत्म है। अगर किसी को बोर्ड की तैयारी करनी है कि सर हमको तो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, हमको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना, तो सिंपल सी बात है, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। 18 वीडियो में मैंने पूरी 12 खत्म कर रखी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। वहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर रखे हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सारे वहाँ पे मैंने आपके कवर कर रखे हैं। तो अगर किसको सिर्फ 1-2 घंटे में चैप्टर खत्म करना है कि सर हमको तो ज़्यादा नहीं समझना, हमको तो ऊपर से पढ़ना है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। पर अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि नीट और जेईई की प्रिपरेशन भी करना चाहता है, केमिस्ट्री को एकदम बेसिक से एडवांस लेवल की समझना चाहता है, केमिस्ट्री में उसको चीज़ें समझनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने, ना कि चीज़ें याद करनी है, तो मैं कहूँगा ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो आप ये वीडियो आराम से देख सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक से एडवांस लेवल पे लेके जा सकते हो। अब एक और जो मैं बात बताना चाहता हूँ, नीट जेईई में कुछ अलग नहीं होता है ना, नीट जेईई में कुछ अलग बात नहीं होती है। अब जैसे एक बात बताता हूँ आपको, क्लास 11th में आपने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा होगा ऊष्मा गति की, ठीक है।
उसका भी कंप्लीट वीडियो मैं यहाँ पे बनाऊंगा, पर अभी के लिए आपको बता देता हूँ, आपने क्लास 11 में एक चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर संख्या थी 5, है ना। 5वां चैप्टर था अपने सेकंड बुक में, फर्स्ट बुक में अपना 5वां चैप्टर, जिसका नाम था ऊष्मागतिकी, छठा चैप्टर था साम्यावस्था। अब नीट और जेईई में कुछ अलग नहीं होता है, वो क्या करते हैं, चैप्टर को कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे क्या करेंगे, वो रेडॉक्स को और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कनेक्ट करके क्वेश्चन फॉर्म कर देंगे। डी एंड एफ में क्या करेंगे, रेडॉक्स घुसा के क्वेश्चन क्रिएट कर देंगे। वो ऐसे क्वेश्चन देखने को बोलते हैं। वहां पे अभी जैसे बोर्ड में क्या होगा, सिंपल सा सवाल आएगा, एक क्वेश्चन दे देंगे, बताओ इसकी मोलरता कितनी है, या मोलरता किसे कहते हैं समझाइए, मोलरता का सूत्र लिखिए। तो जब डायरेक्ट सवाल आते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डायरेक्ट सवाल आते हैं तब आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपने पढ़ रखा है, आप कर देते हो। पर जब क्वेश्चन चैप्टर्स कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछते हैं, चैप्टर को कनेक्ट करके जब क्वेश्चन पूछते हैं, जब टॉपिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, जब एक दूसरे में टॉपिक समाहित करके एक नया सवाल बनाते हैं, वहां पे आपको हो सकता है प्रॉब्लम आए। तो देखो, ऊष्मागतिकी का एक टॉपिक है जिसको मैं किससे कनेक्ट करने वाला हूँ, विलियन से। ऊष्मागतिकी के एक टॉपिक को किससे कनेक्ट करने वाला हूँ, विलियन से। अब आप में से बहुत लोग होंगे, सर ऊष्मागतिकी तो 11th में था, विलियन हमारे 12th में है, क्या इनका आपस में कोई संबंध है? तो मेरी एक लाइन जो कि हमेशा मैं बच्चों को बोलता हूँ, पूरी केमिस्ट्री क्या है, एक है। पूरी केमिस्ट्री एक है, पूरी की पूरी केमिस्ट्री है कि ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि आपका एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर में कनेक्ट ना होता हो। मैं केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल से, केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल से पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक ओपन कर देता हूँ। ऑर्गेनिक भी बिना इनऑर्गेनिक पढ़े आपको नहीं आ सकती। जब आप पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो तो आपको ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। ऐसे कैसे, मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स से अपन पूरी की पूरी फिजिकल कर सकते हैं। फिजिकल के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स रिएक्शन से बन जाते हैं। तो हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, बस आपको उसको कनेक्ट करना आना चाहिए। अगर आप दो चैप्टर को कनेक्ट कर पाते हो, हर एक चैप्टर की बातें पिछले चैप्टर से आप जोड़ पाते हो, तो मतलब आप अच्छे से केमिस्ट्री समझ पा रहे हो और पढ़ पा रहे हो। तो मैं थर्मोडायनेमिक्स को कनेक्ट करने वाला हूँ विलियन से। ऊष्मागतिकी बोले तो थर्मोडायनेमिक्स, उसको कनेक्ट करने वाला हूँ विलियन सॉल्यूशन से। आपने क्लास 11th में ऊष्मागतिकी में एक टॉपिक पढ़ा होगा, ऊष्मागतिकी गुणधर्म। क्या पढ़ा होगा, ऊष्मागतिकी गुणधर्म, जिसको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। या आपने पढ़ा होगा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मैक्रोस्कोपिक मतलब वृहद गुणधर्म। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को अपन वृहद गुणधर्म बोलते हैं, इसी को अपन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऊष्मागतिकी गुणधर्म बोलते हैं। ऊष्मागतिकी गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक को अपन बोलते हैं इंटेंसिव, एक को बोलते हैं एक्सटेंसिव। एक को बोलते हैं इंटेंसिव, एक को बोलते हैं एक्सटेंसिव। इंटेंसिव को अपन हिंदी में बोलते हैं गहन, कुछ किताब इसको सघन भी लिखती है, गहन अथवा सघन गुणधर्म। गहन अथवा सघन गुणधर्म जो है उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। विस्तृण गुणधर्म को अपन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। तो एक हो गया अपना गहन गुणधर्म, एक हो गया अपना विस्तृण गुणधर्म। अब यहाँ पे एक बात सुनना ध्यान से, गहन गुणधर्म कौन होता है, जो कि निकाय की मात्रा मतलब अमाउंट अथवा आकार साइज पर निर्भर नहीं करते हैं। गहन गुणधर्म इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो निकाय की मात्रा पे अथवा उसके आकार पर निर्भर नहीं करती है। और विस्तृण गुणधर्म निकाय की मात्रा अथवा आकार पर निर्भर करते हैं। विस्तृण गुणधर्म निकाय की मात्रा अथवा आकार पर निर्भर करते हैं। अगर आपके छोटा सा सवाल बन जाए तो आप बता सकते हो कि वो सारे गुणधर्म जो निकाय की मात्रा अथवा आकार पर निर्भर करते हैं तो विस्तृण गुणधर्म, नहीं करते हैं तो अपना गहन गुणधर्म। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होगी वो निकाय की मात्रा अथवा आकार पर निर्भर नहीं करेगी। विस्तृण गुणधर्म जिसको कि अपन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, निकाय की मात्रा अथवा आकार पर निर्भर करती है। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, मोलरता एक कैसा गुणधर्म है, ठीक है। मोलरता कैसा गुणधर्म है, मोलरता जिसको कि अपन बोलते हैं मोलरिटी, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। मोलरता एक कैसा गुणधर्म है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सोचो। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो ये बोले कि सर मोलरता में सर ऊपर अपन लिखते हैं विलय के मोलों की संख्या। मैंने कहा स्मॉल एन मोल और ये विलय के मोल। नीचे से अपन लिखते हैं वी मतलब आयतन, किसका आयतन, विलियन का आयतन। और आयतन किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं। अब आप में से कई बच्चे कहेंगे सर अगर हम आयतन कम ज्यादा कर दें, आयतन कम या ज्यादा कर दें तो क्या उससे मोलरता पर प्रभाव पड़ेगा। और मोलरता पर प्रभाव पड़ेगा तो मोलरता तो मात्रा अथवा आकार पर निर्भर कर रही है। हो सकता है आपके दिमाग में ऐसा मिसकंसेप्शन हो कि सर मोलरता तो मात्रा अथवा आकार पर निर्भर करनी चाहिए, वो तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पर आप लोगों को मैं बता देता हूँ, मोलरता एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी, इंटेंसिव, गहन गुणधर्म है, ठीक है। मोलरता एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, गहन गुणधर्म है, निकाय की मात्रा अथवा आकार पर निर्भर नहीं करती है। कैसे नहीं करती उसका एग्जाम्पल देता हूँ। देखो सबसे पहली बात, जब भी अपन जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अपना एक कंटेनर है, ठीक है, ये अपना कोई कंटेनर है, इसमें अपन जब भी है ना इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपने को चेक करनी हो तो अपन उस दिए गए कंटेनर से किसी भी प्रकार का
चेंज नहीं करेंगे। चेंज करने का मतलब समझ रहे हो, इसके अंदर ना तो कुछ अपन ऐड करेंगे ना इसमें से कुछ रिमूव करेंगे। क्या बोला मैंने, ना तो इसमें अपन कुछ ऐड करेंगे ना इसमें से कुछ रिमूव करेंगे, मतलब अपन इसको एकदम पैक कर देंगे, चारों तरफ से पैक कर देंगे, आइसोलेटेड सिस्टम बना देंगे इसको, चारों तरफ से क्या कर देंगे, इसको पैक कर देंगे। अब इसमें कुछ भी सील पैक्ड, ठीक है, सील पैक्ड। अब इसमें अपन कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ना तो इसमें आयतन ऐड करेंगे ना इसमें आयतन रिमूव करेंगे, पहली कंडीशन। तब अपन क्या चेक करते हैं, ऊष्मागतिकी गुणधर्म चेक करते हैं कि वो गहन गुणधर्म होगा अथवा विस्तृण गुणधर्म होगा। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, देखो अपन ने कंटेनर लिया है, ठीक है, इसका आयतन, सुनना ध्यान से, इसका आयतन कितना है, इसका आयतन है 200 मिल 200 लीटर। कितने लीटर का है ये, 200 लीटर का। इसका आयतन कितना है, 200 लीटर। और इसमें जो मोल है, ठीक है, स्मॉल एन बोले तो मोल, विलय के मोल कितने हैं, 100 मोल। विलय के मोलों की संख्या 100 और आयतन कितना है, 200 लीटर। क्या अपन यहाँ पे मोलरता निकाल सकते हैं, तो आपका होगा कि हाँ सर निकाल सकते हैं। मोलरता के लिए ऊपर अपन मोल लिखते हैं, मोल कितने हैं, 100, आयतन कितना है, 200, तो 100/200 किया तो अपना आंसर कितना है, 1/2, 20 से 20 कैंसिल, 1/2 मतलब 0.5, ठीक है, 1/2 मतलब 0.5। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, 1/2 बोले तो 0.5, ठीक है। तो ये जो अपना कंटेनर था, इसकी मोलरता कितनी आई, इसकी मोलरता आई अपने 0.5। अब मैंने क्या किया, सुनना, इस कंटेनर को यहाँ से मैंने सेपरेट आउट कर दिया, मतलब आधा आधा, ठीक है। अब मान लेना आधा और आधा, एक यहाँ पे ऐसे समझ लो, इसको सेपरेट कर दिया मैंने। अब बताओ इसमें आयतन कितना होगा, पूरे कंटेनर में आयतन कितना था, 200 लीटर, तो आधे कंटेनर में आयतन कितना होगा। तो मेरे बच्चों को बहुत आसानी से पता है कि सर पहले पूरे में 200 था तो आधे में कितना होगा, 100 लीटर होगा। अरे पूरे में 200 था तो आधे में कितना होगा, तो मेरे बच्चे कहेंगे सर 100 लीटर। मैंने कहा पूरे में 100 मोल थे तो आधे में कितने हो जाएंगे, इसको अपन ने जब क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो आधे में हो जाएंगे 50 मोल। मैंने कहा मोलरता निकाल लें, ऊपर कितना 50, नीचे कितना 100, तो मोलरता निकाली तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5/10, 5/10 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 1/2 मतलब 0.5, 1/2 मतलब 0.5। अभी भी मोलरता कितनी आ रही है, 0.5। अभी भी मोलरता कितनी थी, 0.5। के सर अब एक काम करो ना, इस आधे को भी आधा कर दो, इस आधे को भी क्या कर दो, आधा कर दो। मैंने कहा ठीक है, आधे को भी आधा कर देते हैं, कोई दिक्कत इसमें। आधे में कितना आयतन था, 100, तो बताओ आधे के आधे में कितना होगा, तो आयतन हो जाएगा यहाँ पे 100 का आधा 50, 100 का आधा 50। और मोल, आधे में कितने मोल थे, 50, तो इसके आधे में कितने मोल हो जाएंगे, 25। अब मोल देखो, मोलरता बराबर ऊपर मोल 25, नीचे आयतन 50, 25/50 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 0.5। देख लो, जब मैंने कंटेनर, पूरा कंटेनर लिया तब भी मोलरता 0.5 थी, आधे कंटेनर की मोलरता निकालनी चाहिए तो भी कितनी आई। हाँ देखो मेरे बच्चों, यहाँ पे मैंने स्मॉल m लिख दिया, स्मॉल m नहीं लिखना है, यहाँ पे मैंने स्मॉल m लिख दिया, स्मॉल m अपने को नहीं लिखना है, अपने को क्या लिखना है यहाँ पे, कैपिटल M। अरे मोलरता को किससे लिखते हैं, कैपिटल M से लिखते हैं ना। आधा कर दिया तब भी मोलरता कितनी आई, 0.5। फिर आधे का आधा कर दिया तब भी मोलरता कितनी आई, 0.5। तो बताओ मोलरता जो है वो आकार पे अथवा मात्रा पे निर्भर कर रही है या नहीं कर रही है, तो आपका आंसर होगा सर मोलरता आकार पे अथवा मात्रा पे निर्भर नहीं कर रही है, साइज पे और अमाउंट पे निर्भर नहीं कर रही है, आकार अथवा मात्रा पे निर्भर नहीं कर रही है। तो मोलरता एक प्रकार की इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, गहन गुणधर्म है। मोलरता क्या है, एक प्रकार की इंटेंसिव प्रॉपर्टी, गहन गुणधर्म है। एक और एग्जांपल देता हूँ, सुनना ध्यान से। मैंने कहा ये मेरे पास एक बॉक्स था, ठीक है, एक बॉक्स था, ठीक है, या ऐसे समझ लो कि अपन ने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाई, या ऐसे समझ लो एक स्टोन था। अब मैंने स्टोन को क्या कर दिया, बीच में से हाफ कर दिया, स्टोन को बीच में से क्या कर दिया, एकदम हाफ कर दिया इक्वल। पहले इसका पूरे इस बॉक्स का द्रव्यमान था 100 kg, कितना था, 100 kg। अब जब मैंने इसको आधा कर दिया तो बताओ आधे का द्रव्यमान कितना रह जाएगा, तो आपका आंसर होगा सर आधे का द्रव्यमान हो जाएगा 50 kg। अरे सिंपल बात है ना, आधे का द्रव्यमान क्या होगा, 50 kg। तो अब मेरे को बताओ, जब आधे का द्रव्यमान 50 kg है, पहले कितना था 100, अब कितना है 50, तो बताओ ये निकाय की मात्रा पे अथवा साइज पे निर्भर कर रहा है, आकार अथवा मात्रा पे। कौन सी प्रॉपर्टी, द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान अपना कैसा गुणधर्म हुआ, द्रव्यमान एक प्रकार का हमारा विस्तृण गुणधर्म हुआ, क्योंकि वो मात्रा पे अथवा आकार पे निर्भर कर रहा है। एक और आयतन को देख लो, पहले आयतन क्या था, ज्यादा था, आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब आयतन भी, द्रव्यमान भी जो आकार पे निर्भर अथवा आकार अथवा
मात्रा पे निर्भर करता है वो विस्तृण गुणधर्म कहलाता है। जो मात्रा अथवा आकार पे निर्भर नहीं करता गहन गुणधर्म कहलाता है। जो मात्रा अथवा आकार पे निर्भर नहीं करता गहन गुणधर्म कहलाता है। जो मात्रा अथवा आकार पे निर्भर करता है विस्तृण गुणधर्म कहलाता है। कहाँ पढ़ा था आपने पढ़ा था क्लास 11th में केमिस्ट्री की जो 2 बुक थी उसमें से जो पहली बुक है उसके चैप्टर नंबर 5 में, चैप्टर नंबर 5 का नाम था ऊष्मागतिकी। वहाँ पे आपने टॉपिक पढ़ा होगा वृहद गुणधर्म अथवा ऊष्मागतिकी गुणधर्म, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी अथवा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, जो कि 2 प्रकार की होती है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव जो द्रव्यमान जो कि मात्रा अथवा आकार पर निर्भर नहीं करता, एक्सटेंसिव जो मात्रा अथवा आकार पर निर्भर करता है। अब आपको कुछ एग्जांपल्स है जो मैं बताने वाला हूँ, अपन लोगों को ध्यान भी रखने। निकाय गहन गुणधर्म जो निकाय की मात्रा अथवा आकार पर निर्भर नहीं करता है, कौन कौन? प्रेशर दाब हो गया, टेम्परेचर तापमान हो गया, डेंसिटी घनत्व हो गया, कंसंट्रेशन सांद्रताएं अपनी। और कौन सी सांद्रता आपकी बात कर रहे थे अभी अपन? मोलरता की। तो सांद्रताएं जितनी भी होती है वो निकाय की मात्रा अथवा आकार पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, एक और बात देखो जो मैंने आप लोगों को बताई, यहाँ से अपने को कोई वॉल्यूम निकालना नहीं है और ना कुछ ऐड करना है। अपने को दिए गए कंटेनर में ही कुछ ऐसा करना है, दिए गए कंटेनर में मैंने हाफ करके देखा तब भी मोलरता चेंज नहीं हुई, 1/4 करके देखा तब भी मोलरता चेंज नहीं हुई, कितना भी कर लो आप। ठीक है, आप लोगों को ऐसे भी बता दो, देखो ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, एक समान मिश्रण है, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन है। ये जो सॉल्यूशन है अपना वो कैसा सॉल्यूशन है? यूनिफॉर्म सॉल्यूशन। और यूनिफॉर्म सॉल्यूशन जो होता है उसमें हर जगह जो होती है ना मात्रा क्या होती है? समान देखने को मिलती है। उसमें हर जगह अपने को अगर मैं बात करूं जैसे सांद्रता का जो वैल्यू आने वाली है हर जगह समान आने वाली है, हर जगह टेस्ट सेम आने वाला है। इसको ऐसे भी समझ लो ना, ऐसे समझो। देखो एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा कि अपन ने एक बीकर लिया, ठीक है, अपन ने क्या करा? एक बीकर लिया। इस बीकर के अंदर मैं बात करूं तो मैंने क्या करा? नींबू पानी बना दिया। यहाँ पे क्या बना दिया मैंने? नींबू पानी। नींबू पानी अपन ने बना दिया। इसमें क्या क्या ऐड कर दिया अपन ने? इसमें शक्कर मिला दी, पानी मिला दिया, काला नमक सब मिला दिया। ठीक है, अब बताओ इसको मैंने 4 ग्लासों में फिल कर दिया। कितनी ग्लासों में फिल कर दिया? 4 ग्लासों में फिल कर दिया। बताओ सब में जो सांद्रता होगी वो कैसी होगी? सब में सांद्रता कैसी होगी? एक समान होगी। सब में सांद्रता कैसी होगी? एक समान होगी, क्योंकि सांद्रता जो होती है वो आकार पे अथवा मात्रा पे निर्भर नहीं करती। ये बात अपने को दिमाग में रखनी है। तो गहन गुणधर्म जो कि निकाय की मात्रा अथवा आकार पर निर्भर नहीं करते, कौन कौन? दाब हो गया, ताप हो गया, घनत्व हो गया, सांद्रता जिसमें कि अपन ने मोलरता पढ़ाई था, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। एक और बात बता देता हूँ, आपने एक जनरल टर्म सुना होगा कि जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। अरे जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ एक ग्लास पानी हो मेरे पास, चाहे एक मटकी पानी हो, चाहे एक टैंकर पानी हो, कितना भी पानी हो, उसका क्वथनांक क्या होने वाला है? 100 डिग्री सेल्सियस होने वाला है। तो क्या क्वथनांक मात्रा पर निर्भर कर रहा है? कभी आपने ऐसा पढ़ा क्या कि एक टैंकर पानी का क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है? कभी नहीं पढ़ा आपने ऐसा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट एक प्रकार की इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि निकाय की मात्रा अथवा आकार पर निर्भर नहीं करती। एक ग्लास पानी का भी बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वही बॉइलिंग पॉइंट एक मटकी पानी का होगा, वही बॉइलिंग पॉइंट एक टैंकर पानी का होगा, वही बॉइलिंग पॉइंट 10,000 लीटर पानी का होगा। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये निकाय की मात्रा अथवा आकार पर निर्भर नहीं करता, अतः ये एक प्रकार की इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, गहन गुणधर्म है। ये बात आप लोगों को दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो कौन कौन है जो निकाय की मात्रा अथवा आकार पर निर्भर नहीं करते? नंबर 1 प्रेशर, दाब, टेम्परेचर ताप, डेंसिटी घनत्व, कंसंट्रेशन अपनी सांद्रताएं जिसमें मोलरता पड़ी अपन ने, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को अपन बोलते हैं, इस विस्कोसिटी को शायद हिंदी में बोलते हैं शांता। ठीक है, शांता विस्कोसिटी। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन में, इसको अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड विभव को। अपवर्तनांक, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, इसी चैप्टर में पढ़ने वाले अपन। पीएच आप लोगों ने 11th क्लास में इसके बारे में 10th में भी सुना होगा। विशिष्ट ऊष्मा, मोलर एंथैल्पी, मोलर एंट्रोपी, मोलर एंथैल्पी एंड मोलर एंट्रोपी। तो ये सारे टर्म्स और ये जो एग्जांपल है अपने को, ये सारे एग्जांपल अपने को अच्छे अच्छे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, तो अपने को आइडिया होना चाहिए ये सारे वो एग्जांपल्स हैं जो कि निकाय की मात्रा पे अथवा आकार पे निर्भर नहीं करते, इसलिए इन सबको अपन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, गहन अथवा कुछ बुक्स में सघन भी नाम लिखा मिलता है। आगे देखो विस्तृण गुणधर्म एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो कि निकाय की मात्रा अथवा आकार पर निर्भर करते हैं। मास मैंने द्रव्यमान बता दिया आपको, निकाय की मात्रा पर निर्भर करेंगे, निकाय की मात्रा पर निर्भर करेंगे। वॉल्यूम ये भी निकाय की मात्रा पर निर्भर करता है। इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, ये आपने वापस से ऊष्मागतिकी वाले चैप्टर में पढ़ी होगी, आंतरिक ऊर्जा। हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता, ये भी निकाय की मात्रा पे अथवा आकार पे निर्भर करता है। एंथैल्पी, ठीक है, एंट्रोपी, ये सारे वर्ड आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे। गिब्स एनर्जी, इसको अपन वैसे वहां भी देखा होगा आपने, यहाँ भी अपन पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। उसके अलावा एरिया और फोर्स, एरिया और फोर्स, ठीक है।
एरिया और फोर्स। जैसे देखो ये कंटेनर है, इसने ज़्यादा एरिया कवर कर रखा, ठीक है, अभी इसका एरिया क्या है, ज़्यादा है, हाफ कर देंगे तो क्या एरिया, कम एरिया कवर करेगा, वॉल्यूम भी कम हो गया, मास भी कम हो गया। अब एक और बात सोचो, इस पे फोर्स ज़्यादा लगाने को मिलेगा, इस पे हम फोर्स कम लगाएंगे, तो फोर्स भी जो होता है वो निकाय की मात्रा पे अथवा आकार पे निर्भर करता है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उस पर फोर्स अपने को उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो बल हो गया एरिया, क्षेत्रफल हो गया, गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी जिसको अपन ऊष्माधारिता बोलते हैं, आंतरिक ऊर्जा, वॉल्यूम, मास, ये सारे जो होते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, निकाय की मात्रा पे अथवा द्रव्यमान पे निर्भर करते हैं। एक बार इसको अच्छे से देख लो, फिर अपन आगे मूव करते हैं। एक क्वेश्चन करवाऊंगा अभी, बहुत ही बेहतरीन और प्यारा सा सवाल है, जल्दी जल्दी पढ़ो मेरे बच्चों, सारे एग्जाम्पल्स दिमाग में रखने आप लोगों को। ये वो सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको एग्जाम में किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। चलें आगे। तो देखो मोलरता, ठीक है, मोलरता कैसी प्रॉपर्टी है, सबको नजर आ रहा है। मोलरता जिसको कि अपन कैपिटल एम से लिखते हैं, मोलरिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, गहन गुणधर्म है, मात्रा तो आकार पर निर्भर नहीं करती है, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन है, निकाय की मात्रा अथवा आकार पर निर्भर नहीं करती, निकाय की मात्रा अथवा आकार पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। अब अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होगी, ठीक है, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होगी, अथवा एक और सवाल है 720 ग्राम शुद्ध जल की मोलरता कितनी होगी। अगर एग्जाम में ऐसा देखने को मिले, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होगी, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होगी, ठीक है। वैसे बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन का हो सकता है आंसर याद भी हो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर समझना है तो आप लोगों को थोड़ा इधर फोकस करना पड़ेगा। सवाल है शुद्ध जल की मोलरता कितनी होगी, अथवा मैंने दे दिया 10,000 ग्राम शुद्ध जल की मोलरता कितनी होगी, बताओ, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 10,000 ग्राम शुद्ध जल की मोलरता कितनी होगी। अब देखो यहाँ पे जो 10,000 ग्राम, यहाँ पे आपको वैल्यू कुछ शुद्ध जल भी दे सकते हैं, 10,000 ग्राम शुद्ध जल भी दे सकते हैं, 1,00,000 ग्राम शुद्ध जल भी दे सकते हैं, 1,000 ग्राम शुद्ध जल भी दे सकते हैं, उनकी इच्छा है जितना अमाउंट दे सकते हैं। पर क्या मैं अमाउंट पे फोकस करूंगा क्या, पहला सवाल मेरा, क्या मैं अमाउंट पे, मात्रा पे फोकस करूंगा। तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए सर अभी अभी हमने पढ़ा है और आपने हमको पढ़ाया है कि मोलरता एक प्रकार की कैसी प्रॉपर्टी है, मोलरता एक प्रकार का कैसा गुणधर्म है, गहन गुणधर्म है। अरे अभी अभी अपन ने पढ़ा था मोलरता एक प्रकार का कैसा गुणधर्म है, गहन गुणधर्म है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो निकाय की मात्रा अथवा आकार पर निर्भर नहीं करती है, तो यहाँ पे मात्रा से मेरे को कोई मतलब नहीं होगा। फिर आप लोगों के दिमाग में होगा सर ये सवाल फिर हम करेंगे कैसे, इसमें तो कुछ भी वैल्यू नहीं दे रखी हमको, हम इस क्वेश्चन को कैसे ट्राई करें, क्या अप्रोच होनी चाहिए सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी। तो सुनना देखो बच्चों ध्यान से, इसको मैं अगले उस पर ले रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका चलो यहीं पर कर लेते हैं आधा का। सुनना देखो बात ध्यान से मैंने कहा अपने को देखो कुछ नहीं पता, पर अपने को एक बात पता है कि मोलरता की परिभाषा क्या थी। मोलरता की परिभाषा 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को अपन क्या बोलते हैं, मोलरता। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं। अपने को बस ये देखना 1 लीटर में कितने मोल है विलय के, और 1 लीटर में जो मोल होंगे वही मेरी क्या होगी, मोलरता होगी। अब क्योंकि शुद्ध जल है तो हर जगह जल ही जल है यहाँ पे, तो अपन क्या लिखेंगे, सुनना जो मैं एक लाइन लिखने वाला हूँ, सुनना 1 लीटर H2O, ठीक है। 1 लीटर, अब मैंने यहाँ पे 1 लीटर H2O क्यों लिखा, क्योंकि 1 लीटर में जितने मोल होते हैं वही मेरी मोलरता होती है, इसलिए 1 लीटर मैंने लिखा। 1 लीटर H2O बने में कितने, बताओ कितने मिलीलीटर H2O होंगे। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 1 लीटर H2O बराबर 1000 मिलीलीटर H2O। कोई कंफ्यूजन इसमें, 1 लीटर H2O बराबर 1000 मिलीलीटर H2O। अब यहाँ पे 1000 मिलीलीटर H2O दे रखे हैं। अब अपन एक फॉर्मूला जानते हैं डेंसिटी का, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। अब डेंसिटी ऑफ वाटर क्या पता है आप लोगों को कि जल का घनत्व कितना होता है। मेरे प्यारे बच्चों क्या आपको जल का घनत्व पता है कि जल का घनत्व कितना होता है, पता होना चाहिए, 9th 10th में आ जाता है। नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ। जल का घनत्व होता है 1 ग्राम
1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है, 1 ग्राम पर ml। जल का घनत्व कितना होता है? 1 ग्राम पर ml। अब जल का अपने को घनत्व पता है, जल का अपने को आयतन पता है। आयतन कितना है? देखो घनत्व है अपने पास 1 ग्राम पर मिलीलीटर, आयतन कितना है? 1000 मिलीलीटर। क्या मैं द्रव्यमान निकालूंगा घनत्व को आयतन से गुणा करके, तो m इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वी। डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml, डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml, आयतन है 1000 मिलीलीटर। मिलीलीटर से मिलीलीटर खत्म, 1000 को 1 से करूंगा तो द्रव्यमान आ जाएगा 1000 ग्राम। द्रव्यमान कितना आ जाएगा? 1000 ग्राम। तो मैंने कहा 1 लीटर H2O में कितने ग्राम जल होता है? 1 लीटर H2O किसके बराबर होता है? 1000 मिलीलीटर H2O के तो बराबर होता ही है, 1000 ग्राम H2O के बराबर भी होता है। अपने को जल की मात्रा मिल गई। 1 लीटर पानी में कितने ग्राम पानी? तो 1000 ग्राम पानी। 1 लीटर पानी में कितने मिलीलीटर पानी? तो 1000 मिलीलीटर पानी। अब तुम कहोगे सर 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर तो आ गया है ना, 1 लीटर में 1000 ग्राम कैसे आया? क्योंकि जल का घनत्व 1 ग्राम पर मिलीलीटर था, तो मैंने जब जल के घनत्व को आयतन से गुणा किया जो कि 1000 मिलीलीटर है, तो मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हो गए, 1000 गुणा 1 अपना 1000 ग्राम आ गया। ठीक बात है। अब 1000 ग्राम पानी, 1 लीटर पानी में 1000 ग्राम पानी। अब अपने को ग्राम में मात्रा मिल गई। अब मेरे को एक बात बताओ कि जब हमको पदार्थ की ग्राम में मात्रा मिल जाए W ग्राम, तो उससे जब अपने को मोल निकालना हो तो किसको डिवाइड कर देते हैं? GMM को। याद है मोल का फॉर्मूला क्लास 11 में फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था बहुत ही अच्छे से। फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 में अपन ने पढ़ा था, जब भी आपको किसी पदार्थ की मोल निकालने हो तो ऊपर लिखना है उस पदार्थ की ग्राम में मात्रा और नीचे GMM। GMM बोले तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं ग्राम आणविक द्रव्यमान। तो अपने को पदार्थ की ग्राम में मात्रा पता है 1000 ग्राम, तो क्या मैं 1 लीटर H2O के मोल निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। ऊपर पदार्थ की ग्राम में मात्रा, नीचे केस का भाग लगा दो अणुभार का। जल का GMM कितना होता है? H2O का GMM कितना होता है? एक हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या 1 तो 2 की 1 इंटू 2, ऑक्सीजन की 1 की 16 तो इंटू 1, 2 एकम 2 प्लस 16 एकम 16, 16 2 18, तो जल का GMM होता है 18। तो 1 लीटर H2O में कितने मोल? 1000 बटा 18 मोल H2O। 1 लीटर H2O में 1000 बटा 18 मोल H2O। 1000 बटा 18 करोगे आंसर कितना आ जाएगा अपना? 55.55 मोल H2O। किस में? 1 लीटर H2O में। अब मेरे को बताओ 1 लीटर में जितने मोल होते हैं वही मेरी क्या होती है? मोलरता। 1 लीटर विलियन में उपस्थित, परिभाषा बोल रहा हूँ फिर से, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को अपन क्या बोल देते हैं? मोलरता। 1 लीटर में कितने मोल? 55.55 मोल पानी। तो मैं बोलूंगा जल की मोलरता, शुद्ध जल की मोलरता कितनी आ गई? 55.55, 55.55। अब एक और देखो, ये तरीका भी हो गया। एक और तरीका बताता हूँ कि ध्यान से सुनना। अपन है ना, जब भी अपने को किसी शुद्ध पदार्थ की, किसी भी शुद्ध पदार्थ की मोलरता ज्ञात करनी हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है मोलरता निकालने का, डेंसिटी इंटू 1000 अपॉन GMM। डेंसिटी इंटू 1000 अपॉन GMM। और डेंसिटी किस में लेनी होती है? ग्राम पर ml में। ये फॉर्मूला कहाँ सबसे पहले आता है? ये फॉर्मूला आता है सबसे पहले अपने साम्यावस्था नाम के एक चैप्टर में। साम्यावस्था फिर से मैं कहूँगा क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसका कि इक्विलिब्रियम, जो कि फर्स्ट बुक का अपना लास्ट चैप्टर था, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर में से एक है फिजिकल केमिस्ट्री के। तो इस चैप्टर में एक फॉर्मूला आता है मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू 1000 अपॉन GMM। किसी भी शुद्ध पदार्थ की अपने को क्या निकालनी हो? शुद्ध पदार्थ की अगर अपने को मोलरता निकालनी हो, शुद्ध पदार्थ की अगर अपने को मोलरता निकालनी हो तो डेंसिटी इंटू 1000 अपॉन GMM। डेंसिटी किस में लेनी? ग्राम पर ml में। अभी अपने को किसकी निकालनी थी? शुद्ध H2O। अपने को शुद्ध जल की निकालनी थी, तो m इज इक्वल टू डेंसिटी कितनी रखी अपने? 1 ग्राम पर ml। जो वाटर की डेंसिटी ग्राम पर ml में है 1 इंटू 1000, और जल का GMM कितना होता है? 18। तो जब 1 ने 1000 में 18 का भाग लगाया तो फिर से आंसर कितना आ गया? 55.55 कैपिटल M बोले तो मोलरता। देखो एक बार इसको समझना, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, अथवा 720 ग्राम शुद्ध जल की मोलरता कितनी होगी? अपने को अमाउंट सिर्फ परेशान करने के लिए दे रहा है एग्जामिनर। वो बस ये चाहता है कि बच्चा परेशान हो जाए कैसे ना कैसे, पर मेरे बच्चे परेशान नहीं होंगे, मेरे को पता है। 720 ग्राम शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करनी थी, तो यहाँ पे अपन कॉन्सेप्ट समझेंगे। मोलरता एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, गहन गुणधर्म है, जो कि मात्रा अथवा आकार पे निर्भर नहीं करता। आप 720 ग्राम की पूछो, आप 7000 ग्राम की पूछो, आप 17000 ग्राम की पूछो, आप 17 लाख ग्राम की पूछो, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं मोलरता एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, गहन गुणधर्म है, निकाय की मात्रा अथवा आकार पर निर्भर नहीं करती है। 1 लीटर H2O में कितने मिलीलीटर H2O?
1 लीटर H2O में 1000 मिलीलीटर H2O। अब मैंने कहा देखो डेंसिटी ऑफ वाटर, जल का घनत्व कितना होता है 1 ग्राम पर ml। अभी अभी उधर समझाया था, जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी का एक फॉर्मूला m/v, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व पता है, आयतन बटा द्रव्यमान निकालूंगा। घनत्व पता है, आयतन पता है, घनत्व पता है, आयतन पता है, द्रव्यमान निकालूंगा। घनत्व कितना 1, आयतन कितना 1000, तो 1 को 1000 से गुणा करूंगा तो द्रव्यमान कितना आ जाएगा 1000 ग्राम आ जाएगा। तो 1 लीटर पानी में 1000 मिलीलीटर पानी, 1 लीटर पानी में 1000 ग्राम पानी, मेरे को ग्राम में मात्रा मिल गई। पदार्थ की ग्राम में मात्रा पता है, किसका भाग लगूंगा ग्राम आणविक द्रव्यमान का, तो क्या निकालूंगा मोल। तो 1 लीटर पानी में कितने मोल 1000 बटा 18 मोल, 1000 बटा 18 मोल H2O। तो 1 लीटर H2O में जब मैंने इसको सॉल्व किया 1000 बटा 18 होगा तो आंसर आया 55.55। और 1 लीटर में जितने मेरे मोल होते हैं, 1 लीटर में जितने मेरे मोल होते हैं वही मेरी मोलरता होती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को अथवा ग्राम मोलों की संख्या को, ग्राम मोल का मतलब भी क्या होता है मोल ही होता है। तो अपन ने लिख दिया 55.55। अब देखो सक्रिय द्रव्यमान जो होता है वो मोल शुद्ध पदार्थों के लिए सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास मोलरता के बराबर होता है। आने वाले टाइम में आपको सक्रिय द्रव्यमान का कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। सक्रिय द्रव्यमान और मोलरता शुद्ध पदार्थों के लिए क्या आती है बराबर आती है। अब यहाँ पे ये ए ब्रैकेट, ये जो ए अपन ने जो बड़ा ब्रैकेट बना है, ये ए का मतलब है एक्टिव मास, ए का मतलब है एक्टिव मास सक्रिय द्रव्यमान, और कैपिटल एम का मतलब है मोलरिटी मोलरता। तो अपने को अगर किसी भी शुद्ध पदार्थ की मोलरता निकालनी हो तो एक फॉर्मूला और करके एक और सॉल्यूशन लिखा है, डेंसिटी इंटू 1000 अपॉन MW या GMM। ये 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है। डेंसिटी कितनी है पानी की 1 ग्राम पर ml, उसको 1000 से गुणा किया, भाग लगाया 18 का, तो आंसर आ गया 55.55। 55.55 कैपिटल एम, ये अपना आंसर आ चुका है। 55.55। आगे बच्चों अपने कुछ वर्ड्स अपन पढ़ेंगे जो कि न्यूमेरिकल वगैरह में काम आने वाले हैं। 3-4 वर्ड है जो आप लोगों को दिमाग में रखने हैं। सेमी मोलर, सेमी मोलर का मतलब क्या होता है m/2। सेमी मोलर का मतलब m/2, सेमी मतलब आधा, तो m/2। डेसी, डेसी मोलर का मतलब डेसी से याद रख लेना 10, m/10। सेमी, सेमी मोलर m/2। डेसी मोलर m/10। मोलर, मोलर वर्ड का मतलब कैपिटल है, मोलर वर्ड का मतलब कैपिटल है। मोलरता से ही बना है मोलर, और मोलरता और मोलर को अपन किससे लिखते हैं कैपिटल एम से। तो सेमी मोलर m/2, डेसी मोलर m/10, सेंटीमोलर m/100 और मिली मोलर m/1000। मिली मोलर का मतलब m/1000, सेंटीमोलर का मतलब m/100, डेसी मोलर का मतलब m/10 और सेमी मोलर का मतलब m/2। तो ये सारे टर्म्स अपने क्लियर होने चाहिए, ये सारी टर्मिनोलॉजी अपने को आनी चाहिए। आगे अपन डिस्कस कर रहे हैं मोललता। आगे अपन डिस्कस कर रहे हैं मोललता। मोललता जिसको कि अपन किससे लिखते हैं स्मॉल m से लिखते हैं मोलेलिटी। कौन सी सांद्रता पढ़ने वाले हैं अपन मोलेलिटी पढ़ने वाले हैं, स्मॉल m मोलेलिटी अपन पढ़ने वाले हैं। स्मॉल m मोलेलिटी मोललता क्या होती है मोललता। तो देखो मैंने आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि मैंने कहा अपनी जितनी भी सांद्रता है सब में ऊपर क्या आता है विलय आता है, नीचे क्या आता है विलयन आता है। सांद्रता की परिभाषा में भी पढ़ा था। सांद्रता क्या थी, सांद्रता क्या थी, मैंने कहा था कि ये एक प्रकार की आपेक्षिक मात्रा है विलयन में उपस्थित, विलयन अथवा विलायक में उपस्थित विलय की आपेक्षिक मात्रा क्या कहलाती है सांद्रता। विलयन अथवा विलायक में उपस्थित विलय की आपेक्षिक मात्रा क्या कहलाती है सांद्रता कहलाती है। फिर मैंने वहाँ पे भी आप लोगों को बताया जितनी भी सांद्रताएं होती हैं उनमें अपन नीचे विलयन लिखते हैं ऊपर विलय लिखते हैं। सिर्फ एक ही ऐसी सांद्रता है मोलेलिटी मोललता जिसमें नीचे विलयन की जगह अपन क्या लिख देते हैं, विलयन की जगह हम लिख देते हैं विलायक। अरे क्या लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों विलायक। ऊपर किसके मोल लिखेंगे, ऊपर अपन लिखेंगे विलय के मोल और नीचे लिखेंगे विलायक का द्रव्यमान। और विलायक का द्रव्यमान किस में लेना है अपने को किलोग्राम में। विलायक का द्रव्यमान किस में लेना है किलोग्राम में। तो क्या है मोललता 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक अथवा सॉल्वेंट में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। ग्राम मोल का मतलब भी क्या है मोल है, तो कहीं पे ग्राम मोल लिखा रहे तो कंफ्यूज मत होना। 1 किलोग्राम विलायक मतलब सॉल्वेंट में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं स्मॉल m जो होता है ऊपर किसके मोल n मतलब मोल, नीचे विलय लिखा मतलब विलय के मोल, नीचे कैपिटल W मतलब अपने को वेट लेना है द्रव्यमान लेना है किसका विलायक का, और किस में लेना है किलोग्राम में। परिभाषा से समझो, फॉर्मूले से समझो परिभाषा कैसी बनी है। ये जो विलायक का जो द्रव्यमान है अगर मैं कितना रख दूँ 1, सारे बच्चों को पता अगर ये नीचे वाली वैल्यू में 1 रख दूंगा तो जो मेरे विलय के मोल होंगे वही मेरी क्या होगी मोललता होगी। अगर मैं विलायक का द्रव्यमान कितना रख दूँ 1 kg, अगर मैं इस पूरे की जगह क्या रख देता हूँ 1 kg रख देता हूँ
तो नीचे अगर मैंने 1 रख दिया तो जो मेरे विलय के मोल होंगे वही मेरी मोललता होगी। तो परिभाषा अपन ने बना दी 1 किलोग्राम, सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। घर पे बैठे बैठे बोलना है, इसको जब आप बोलोगे तो चीज़ें आपको धीरे धीरे क्या होगी, देखो पहले चीज़ें समझ आती है फिर बोलने से याद हो जाती है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम, सारे बच्चे वापस से रिपीट करेंगे, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ऊपर फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या बनाया, विलय के ग्राम मोलों की संख्या, ग्राम मोल बोलो मोल बोलो एक ही बात है, विलय के ग्राम मोल अथवा मोलों की संख्या, और नीचे विलय के द्रव्यमान किस में लेना है, किलोग्राम में। ठीक है, शॉर्ट में फॉर्मूला लिख दिया, एन सॉल्यूट मतलब विलय के मोल ऊपर और नीचे डब्ल्यू किलोग्राम विलायक मतलब सॉल्वेंट का। ठीक है, अब यहां से एक और चीज समझो, देखो विलय के मोल स्मॉल एम बराबर ऊपर किसके मोल, विलय के मोल, और नीचे किसका, विलायक का द्रव्यमान, और वो भी किस में लेना है, ये डब्ल्यू विलायक का है और वो भी किस में लेना है, किलोग्राम में। अब एक बात सोचो, विलय के मोल, विलय के मोल की जगह क्या मैं W/GMM लिख सकता हूँ, विलय की ग्राम में मात्रा बटा ग्राम आणविक द्रव्यमान। और अगर किसी केस में W विलायक जो है वो मेरे को किलोग्राम में ना दे के ग्राम में मिल गया तो क्या करूँगा, अगर ग्राम में दे रखा है किलोग्राम में चेंज करना है तो 1000 क्या करूँगा, भाग लूँगा, वो 1000 ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला आ गया, स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन GMM इंटू कैपिटल W। कैपिटल W बता रहा है विलायक की मात्रा, स्मॉल w बता रहा है विलय की मात्रा, ये ध्यान रखना। यहाँ पे स्मॉल w बता रहा है किसकी मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा, कैपिटल W बता रहा है विलायक का द्रव्यमान या विलायक की मात्रा वो ग्राम में। ठीक है, GMM का मतलब पता ही है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम आणविक द्रव्यमान। यदि विलायक का द्रव्यमान, ये मैं पूरा कितना रख दूँ, विलायक का द्रव्यमान कितना ले लो, 1 kg, तो जो मेरे विलय के मोल होंगे वही मेरी मोललता होगी। तो देखो मोललता किसके बराबर आ गई, विलय के मोल के। ये वाली लाइन अपन ने लिखी डेफिनेशन से, या इस समझ लो इस फॉर्मूले से क्या बना दी, डेफिनेशन। 1 किलोग्राम, इस पूरे की जगह 1 रखूंगा तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब अपन कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो यहाँ तक एक बार देख लो सारे फॉर्मूले, फिर बार बार फॉर्मूले आप लोगों को पीछे ना देखने पड़े इसलिए पहले याद कर लो। मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, मोललता के फॉर्मूले में अपन लिखते हैं ऊपर विलय के मोल, नीचे लिखते हैं विलय का द्रव्यमान किलोग्राम में। अब मोल को अपन लिखते हैं स्मॉल w अपॉन GMM से। ठीक है, और अगर मेरे को विलय का द्रव्यमान किलोग्राम में ना देके ग्राम में दे दिया तो अपन 1000 से डिवाइड करेंगे, जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वाला एक फॉर्मूला, इस पे आपके बोर्ड में न्यूमेरिकल बनते हैं, और ये तो इंपॉर्टेंट, इसी से ही तो ये बना है। तो सारे फॉर्मूले एक ही है, कोई सा दिमाग में बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बाकी सारे फॉर्मूले अपन आसानी से बना सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। हाँ तो बच्चों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बहुत ही आसान सवाल है। 30 ग्राम एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, अब देखो यहाँ पे CH3COOH। हाँ देखो, इस जो बैकग्राउंड जो म्यूजिक आ रहा है ना उसको अवॉइड करना, थोड़ा आप लोगों के पास मेरी आवाज़ जो आ रही है उस पर फोकस करना है, बैकग्राउंड म्यूजिक को अवॉइड करना है, जो भी ढोल वगैरह बज रहा है। तो CH3COOH, जिसको अपन क्या क्या बोलते हैं, इसको अपन एसिटिक एसिड बोलते हैं, जो कि इसका जनरल नेम है, कॉमन नेम है, और एसिटिक एसिड कॉमन नेम है, और IUPAC नेम इसका एथेनोइक अम्ल है। 2 कार्बन को अपन एथ बोलते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल में नाम के पीछे क्या लगा देते हैं, वही अम्ल। तो ये एक एथेनोइक अम्ल नाम हो गया इसका। ठीक है, एथेनोइक अम्ल 30 ग्राम। ठीक है, 30 ग्राम एथेनोइक अम्ल 100 ग्राम जल में है। एथेनोइक अम्ल की जल में मोललता याद करें। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट फिर से समझना, एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। विलय प्लस विलायक मिलके क्या बनाता है, विलय प्लस विलायक मिलके बनाता है विलयन। विलय प्लस विलायक मिलके क्या बनाता है, विलयन बनाता है। विलय जो है अपना कौन है, एथेनोइक अम्ल है। विलय अपना यहाँ पे एथेनोइक अम्ल है। एथेनोइक अम्ल को जल में घोलकर, एथेनोइक अम्ल को जल में घोलकर, तो एथेनोइक अम्ल 100 ग्राम जल में है, तो मैंने कहा ठीक है, जल में एथेनोइक अम्ल है, जल का अमाउंट कितना है, 100 ग्राम। जल अपना क्या है, विलायक। ठीक है, इनसे मिलके क्या प्रिपेयर हो गया, विलयन प्रिपेयर हो गया, सॉल्यूशन। एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन। एथेनोइक अम्ल की मात्रा कितनी दे रखी है सवाल में, 30 ग्राम। तो ये एथेनोइक अम्ल अपना 30 ग्राम, जल अपना 100 ग्राम। जल क्या है यहाँ पे, विलायक, एथेनोइक अम्ल क्या है, विलय। तो बस ये फॉर्मूला लगाना, स्मॉल m इज इक्वल टू W। W क्या था, विलय की ग्राम में मात्रा, कितने ग्राम, 30 ग्राम। ठीक है, 30 लिख दिया। GMM, एसिटिक एसिड का GMM निकाल सकते हैं, CH3COOH का GMM निकाल सकते हैं ना अपन। देखो इसमें कार्बन कितने हैं, कार्बन 2, एक कार्बन की द्रव्यमान संख्या 12, तो 2 की 24। हाइड्रोजन 3 और 1 4, एक हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या 1 तो 4 की 4। ऑक्सीजन 1 की द्रव्यमान संख्या 16 तो 2 की 32।
4 4 8 और 2 10 0, 3 2 5 और 1 6 60। ठीक है, तो इसका जीएमएम कितना आ गया 60 आ गया। एथेनोइक अम्ल का जीएमएम कितना होता है 60 इंटू। अब देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि विलायक की मात्रा कितनी देर की 100 ग्राम, और विलायक अगर ग्राम में है, ठीक है, विलायक अगर किस में है ग्राम में है, तो उसको अपन किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 को डिवाइड करते हैं, जो ऊपर जाके क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, 30 बटा 60 को अपन क्या लिख सकते हैं 10 बटा 2, अरे 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, 10 बटा 2 को अपन क्या लिख सकते हैं 5, और 5 के आगे लगा देंगे स्मॉल एम। ठीक है, 5 स्मॉल एम इसकी क्या आ गई मोललता आ गई, 5 स्मॉल एम इसकी मोललता आ गई। स्मॉल एम मोललता की इकाई क्या होती है मोल पर किलोग्राम, मोललता की इकाई मोल पर किलोग्राम, मोलरता की इकाई मोल पर लीटर, मोलरता की इकाई मोल पर लीटर, मोललता की इकाई मोल पर किलोग्राम। तो ये अपना आंसर आ चुका है 5 स्मॉल एम, 5 स्मॉल एम या 5 मोल पर केजी, 5 मोल पर केजी। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, सुनना देखो मेरे बच्चों ध्यान से, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आप लोग भी क्या कर सकते हो वीडियो पोस्ट करके क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो और देख सकते हो कि आपके आंसर सही आ रहे हैं। अब देखो अपना क्योंकि चैप्टर स्टार्ट हो ही चुका है, 6-7 पार्ट हो चुके हैं इसके, तो अब मैं आपको क्या करने वाला हूँ, आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सअप चैनल पे आपको मिलने वाली है एक प्रैक्टिस शीट। उस प्रैक्टिस शीट में जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और वो क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल के होंगे, नीट जेई के भी क्वेश्चन उसमें आपको देखने को मिलेंगे। बोर्ड के क्वेश्चन भी डाल दूंगा, मैं मेंशन कर दूंगा ये क्वेश्चन बोर्ड से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन नीट से रिलेटेड है, क्वेश्चन जेई से रिलेटेड है। अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और वो सारे न्यूमेरिकल मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ हमारे व्हाट्सअप चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे नहीं मिले तो मेरे को मेरे नंबर पे मैसेज कर दो, स्टार्टिंग में मैंने मेरे नंबर बता ही दिए थे इस वीडियो के। तो क्वेश्चन है अपने पास 0.05 मोल एथेनोइक अम्ल है। इस बार अपने को क्या दे दिया, सुनना देखो, अपने को मोल दे दिए किसके एथेनोइक अम्ल के, मतलब CH3COOH के अपने को क्या दे दिए हैं स्मॉल n मतलब अपने को मोल दे दिए हैं। ठीक है, कितने हैं मोल 0.05। ठीक है, और 250 ग्राम बेंजीन में घोलित है। यहाँ पे बेंजीन क्या है विलायक है, विलियन की मोललता की गणना कीजिए। देखो ये जो CH3COOH है ये किस में बेंजीन, तो बेंजीन क्या हो गया यहाँ पे विलायक, अरे बेंजीन क्या हो गया यहाँ पे विलायक हो गया, और CH3COH ये अपना विलय है। दोनों से मिलके क्या प्रिपेयर हो गया, दोनों से मिलके प्रिपेयर हो गया विलियन, दोनों से मिलके प्रिपेयर हो गया विलियन। एसिटिक एसिड के मोल 0.05, बेंजीन विलायक की मात्रा कितनी तरह की 250 ग्राम। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, स्मॉल एम का फॉर्मूला ऊपर अपन लिखते हैं मोल किसके विलय का, और अपने विलय कौन है एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल। ठीक है, नीचे क्या लिखते हैं W विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, ये W किसका है विलायक का, किसका है विलायक का, किस में लेना है किलोग्राम में लेना है। ठीक है बात, अब सुनो ध्यान से देखो, अपने को मोल दे रखे हैं, अब यहाँ पे WGM में मत कर देना, यहाँ पे अपने को डायरेक्ट क्या दे रखे हैं मोल दे रखे हैं। एक चीज़ सोचो, इसी फॉर्मूले को जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो इस स्मॉल n की जगह पर लिखते हैं W/GMM, और विलायक किलोग्राम में इनकी जगह अगर ग्राम में होता है तो ऊपर क्या आ जाता है 1000 आ जाता है। पर अभी क्या है देखो सुनना, इस क्वेश्चन में क्या इससे अलग है, इसमें W/GMM का मान दे रखा है जिसको कि अपन मोल बोलते हैं। मोल डायरेक्ट दे रखे हैं 0.05। ठीक है, तो मोल की जगह रख दो 0.05। अब W विलायक। ठीक है, अब ये विलायक किलोग्राम की जगह किसमें दे रखा है ग्राम में। अब अपन लोगों को पता है ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब ये वैल्यू अपने को एज इट इज रखनी है, 1000 की जगह 1000, W की जगह 250 ग्राम। सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 25 से 100 कितनी बार में 4 बार में, 0.05 को 4 से करो तो 5 × 4 20, 2 के बाद पॉइंट लगाना है, तो 0.2 मोल पर केजी। इसका आंसर कितना आ गया 0.2 मोल पर केजी, 0.2 मोल पर केजी, एकदम सही बात है। देखो सुनो ध्यान से, क्या करा, विलय प्लस विलायक बराबर विलियन। विलय कौन है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल बोले तो CH3COOH। विलायक कौन है अपना बेंजीन, दोनों से मिलकर विलियन बना। बेंजीन की मात्रा विलय की मात्रा 250 ग्राम और विलय के मोल 0.05 मोल। दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करता हूँ, यहाँ पे अपने को ग्राम में मात्रा दे रखी थी तो ग्राम में मात्रा का GMM में भाग लगा के पहले अपने मोल निकाला यहाँ पे, जबकि यहाँ पे अपने को डायरेक्ट मोल दे रखे हैं, तो विलय के मोल दे रखे हैं तो 0.05। अब विलय के द्रव्यमान अगर किलोग्राम में दे देते तो ऊपर मेरे को 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, पर क्योंकि ये ग्राम में दे रखा था तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का डिवाइड किया, जो ऊपर जाके किया गया मल्टीप्लाई। तो 0.05 इंटू 1000 अपन 250, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 चौक 100 कैलकुलेशन में बता दी मैंने। 0.05 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 0.2 मोल पर केजी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन देख लेना।
अभी मैं आने आपको घनत्व के सवाल नहीं करवाए हैं। एक बात का ध्यान रखना, अगर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि सर घनत्व वाले सवाल तो अभी तक आपने करवाए ही नहीं है, क्या वो आते नहीं है क्या? वो क्वेश्चन भी आते हैं। घनत्व टॉपिक अपन अब डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक पे भी अपन आने वाले हैं, तो आपको टेंशन नहीं करनी। आपको हर टाइप के न्यूमेरिकल में यहाँ पे करवाने वाला हूँ, पर मेरा लेवल वापस से बता देता हूँ, मैं इजी से धीरे 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 थोड़ा मॉडरेट, फिर धीरे धीरे अपन टफ की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, मान के चलना 200 सवाल मैं आपको यहाँ पे करवा ही दूंगा, ठीक है। 150-200 सवाल अपन यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको कुछ लेक्चर्स इस चैप्टर के आने वाले टाइम में सिर्फ क्वेश्चंस के भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पे अपन क्वेश्चन ही सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। तो आंसर अपना आ चुका है, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट कंसंट्रेशन फॉर्मेलिटी। अब फॉर्मेलिटी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ। अगर आप लोगों ने फॉर्मेलिटी कहीं नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर मैं आपको फॉर्मेलिटी पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके आने वाले टाइम में बहुत काम में आने वाली है, और इस फॉर्मेलिटी के कुछ कुछ एप्लीकेशन अपने को अपने सिलेबस में देखने को मिलते हैं। फॉर्मेलिटी के एप्लीकेशंस है अपने सिलेबस में, इसलिए फॉर्मेलिटी पढ़ना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताऊंगा भी इस फॉर्मेलिटी के एप्लीकेशन अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आएंगे। ऑर्गेनिक में फिजिकल कनेक्ट करूंगा, ध्यान रखना, जब हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे होंगे तो फिजिकल की कुछ बातें वापस से वहां पे रिपीट करूंगा, और आपको पूछूंगा क्या आपको याद है विलियन चैप्टर में हमने पार्ट 7 में ये चीज़ डिस्कस की थी, तब आप कहोगे कि हाँ सर हमको याद है। तो जो बच्चे पढ़ेंगे उनको याद होगा, जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो अब फिर तो तुम्हारी गलती है। तो अच्छे से पढ़ो, चीज़ें रिवाइज करो, हर एक चीज़ क्लियर होगी, एक एक चीज़ बेसिक से एडवांस लेके जाएंगे और अच्छे से चीज़ें कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फॉर्मेलिटी, फॉर्मलता, कैपिटल F जिसको कि अपन बोलते हैं फॉर्मेलिटी, फॉर्मलता, ठीक है। फॉर्मलता पढ़ते हैं अपन, तो देखो फॉर्मलता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन में इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहे तो अपन ऐसे लिखते हैं, जब कोई विलय, क्या बोला मैंने, जब कोई विलय मतलब सॉल्यूट किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट, एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट है ना, एक फिक्स्ड सॉल्वेंट में एक विलय जब किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जाके क्या हो जाता है, संगुणित, संगुणित को बोलते हैं एसोसिएट, एसोसिएट को अपन बोलते हैं जुड़ना, संगुणित को बोलते हैं एसोसिएट, एसोसिएट को बोलते हैं जुड़ना। जब कोई विलय किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जाके एसोसिएट हो जाता है, संगुणित हो जाता है, तब फॉर्मलता अस्तित्व में आती है, तब अपन फॉर्मलता की बात करते हैं। डेफिनेशन समझना क्या है, जब कोई विलय सॉल्यूट, जब कोई विलय मतलब सॉल्यूट किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट, पर्टिकुलर सॉल्वेंट, एक फिक्स्ड सॉल्वेंट में संगुणित, संगुणित को अपन बोलते हैं एसोसिएट, एसोसिएट को अपन हिंदी में बोलते हैं जुड़ना, ठीक है। संगुणित हो जाता है तो उसका जीएमएम, जीएमएम बोले तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब देखो कुछ कुछ छोटी बातें और बता देता हूँ आप लोगों को, छोटी बातें तो नहीं है वैसे, अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं ये। मोलर मास जिसको कि अपन हिंदी में बोलते हैं मोलर द्रव्यमान, ठीक है, मोलर मास जिसको कि अपन हिंदी में बोलते हैं मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान क्या होता है, एक मोल का द्रव्यमान, एक मोल के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं, बहुत ही आसान परिभाषा, एक मोल के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अब ये मोलर द्रव्यमान को अपन दो प्रकारों में बांट सकते हैं। अगर मैं बात करूं परमाणु की, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सब परमाणु हैं। और अगर मैं बात करूं O2, N2, H2, H2O, CH4, NH3, ये सारे क्या है, अणु हैं। ये सब क्या है, अणु है। ये तीन समपरमाणविक अणु, ये विषम परमाणविक अणु। तो अगर मैं परमाणु के लिए बात करूं तो मोलर द्रव्यमान को अपन बोल देते हैं GAM, क्या बोल देते हैं, GAM। इसको अपन बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, हिंदी में बोल देंगे ग्राम परमाणविक द्रव्यमान, ग्राम परमाणविक द्रव्यमान। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का ग्राम परमाणविक द्रव्यमान कितना होता है, 1 ग्राम। ऑक्सीजन का ग्राम परमाणविक द्रव्यमान 16 ग्राम। कार्बन का ग्राम परमाणविक द्रव्यमान 12 ग्राम, ठीक है। इधर देख लो GMM, ठीक है, GMM, GMM को अपन बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM को अपन क्या बोल देते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास को अपन बोलते हैं ग्राम आणविक द्रव्यमान, ग्राम आणविक द्रव्यमान, ग्राम मॉलिक्यूलर मास जिसको कि अपन बोलते हैं ग्राम आणविक द्रव्यमान। एग्जांपल ग्राम आणविक द्रव्यमान का, फॉर एग्जांपल O2 ले लेते हैं। एक ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 16, तो 2 की 32, तो यहाँ पे आ जाएगा 32 ग्राम। आगे CO2 का अपना 44 ग्राम। H2O का अपना 18 ग्राम। CO2 44 ही होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, दोनों 32, 32 12, 32 में 10 जोड़ लो, 42 और 2 44, ठीक है।
तो ऑक्सीजन का 32 ग्राम, CO2 का 44 ग्राम, H2O का 18 ग्राम। तो अगर मोलर द्रव्यमान की बात हम किसी परमाणु के लिए कर रहे हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, ग्राम परमाणु। मोलर द्रव्यमान दो प्रकार का, ग्राम परमाणुविक द्रव्यमान और ग्राम आणविक द्रव्यमान। अगर बात परमाणु के लिए कर रहे हैं तो ग्राम परमाणुविक द्रव्यमान, ठीक है। और ग्राम परमाणुविक द्रव्यमान को अपन किस में लिखते हैं, ग्राम में लिखते हैं। तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम, कार्बन का 12 ग्राम, नाइट्रोजन का 14 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, ठीक है, सारी बातें। और अगर अपन बात करें मॉलिक्यूल की, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, सम परमाणुविक द्रव्यमान। H2O, CH4, NH3 ये क्या है, विषम परमाणुविक द्रव्यमान। सॉरी, ये है सम परमाणुविक अणु और ये विषम परमाणुविक अणु। H2O2, N2 को अपन बोलते हैं सम परमाणुविक अणु, H2O, CH4, NH3 इनको अपन बोलते हैं विषम परमाणुविक अणु। तो विषम परमाणुविक अणु या सम परमाणुविक अणु है तो अणु ही। तो अगर अपन अणु के लिए मोलर द्रव्यमान की बात करें तो उसको बोल देंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम आणविक द्रव्यमान। ऑक्सीजन का ग्राम आणविक द्रव्यमान 32 ग्राम, CO2 का ग्राम आणविक द्रव्यमान 44 ग्राम, H2O का ग्राम आणविक द्रव्यमान 18 ग्राम, H2O का ग्राम आणविक द्रव्यमान 18 ग्राम, CO2 का ग्राम आणविक द्रव्यमान 44 ग्राम और ऑक्सीजन का ग्राम आणविक द्रव्यमान 32 ग्राम। तो ये सारी बातें हैं और ये सारी बातें। तो जब कोई विलय, अभी अपन फॉर्मूला पे थे, मैंने आपको GMM एक्सप्लेन कर दिया, अभी मैं आपको FM भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये फॉर्मूला मास क्या होता है, सूत्र द्रव्यमान जिसको अपन बोलते हैं। हाँ, तो देखो फॉर्मेलिटी अपन पढ़ रहे हैं, जब कोई विलय सॉल्यूट किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, जब कोई विलय जिसको कि अपन बोलते हैं सॉल्यूट किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में संगुणित, संगुणित को अपन बोलते हैं एसोसिएट, एसोसिएट मतलब जुड़ना, जुड़ जाता है, ठीक है, एसोसिएट हो जाता है, तो उसका GMM, तो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM ग्राम आणविक द्रव्यमान चेंज हो जाता है। ग्राम आणविक द्रव्यमान क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तब हम फॉर्मलता का उपयोग करते हैं, तब हम फॉर्मलता का उपयोग करते हैं। अब आप लोग नोटिस करोगे कि फॉर्मलता के फॉर्मूले में ऊपर आ रहा है स्मॉल w, फॉर्मलता के फॉर्मूले में ऊपर आ रहा है स्मॉल w, ठीक है, विलय की ग्राम में मात्रा, नीचे आ रहा है FM, FM को अपन बोलेंगे फॉर्मूला मास सूत्र द्रव्यमान, 1000 की जगह 1000 और इधर V मिलीलीटर मतलब विलियन का आयतन मिलीलीटर में। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, देखो ये फॉर्मूला याद करने की एक छोटी सी टेक्निक बताता हूँ। 32 ये तो ठीक है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं, एक बार चेक कर लो, इसमें कोई डाउट हो किसी को तो फिर अपन आगे डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्मूला बना कैसे। एक बार देख लो इस फॉर्मूले में, तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट नहीं है तो अपन चले आगे, अगर डाउट नहीं है तो अपन चले आगे। हाँ, तो देखो बच्चों ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला अपन कैसे दिमाग में रखेंगे। फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला अगर अपने को दिमाग में रखना है तो अपने को एक मोलरिटी ध्यान में रखनी है। मोलरिटी, मोलरता का फॉर्मूला अपन ने देखा था स्मॉल w अपॉन GMM, स्मॉल w अपॉन GMM, ठीक है। और आयतन जो था मिलीलीटर में था तो उसको लीटर में बदलेंगे, 1000 को डिवाइड किया, जो ऊपर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई। ये किसका फॉर्मूला था, मोलरिटी का। ये किसका फॉर्मूला था, मोलरिटी का। अब जब हम फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो स्मॉल w की जगह स्मॉल w, 1000 की जगह 1000, V मिलीलीटर की जगह V मिलीलीटर। बस मोलरता था तो GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मेलिटी है तो अपने को क्या लिख देना है यहाँ पे FM मतलब फॉर्मूला मास। फॉर्मेलिटी है तो अपन क्या लिख देंगे FM मतलब फॉर्मूला मास, ठीक है, सूत्र द्रव्यमान। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है इनमें ज़्यादा कुछ, स्मॉल w, 1000 V मिलीलीटर, V मिलीलीटर, GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास, FM फॉर्मूला मास, इधर ग्राम मॉलिक्यूलर मास और इधर फॉर्मूला मास, ठीक है। वापस से डेफिनेशन देख लो, जब कोई विलय सॉल्यूट किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जाके संगुणित एसोसिएट होता है मतलब जुड़ जाता है तो उसका GMM क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब कैसे चेंज हो जाता है सुनना, यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे अपन ये फॉर्मूला ध्यान में रख लेना, इधर मोलरिटी में GMM और फॉर्मेलिटी में FM। अब ये FM कैसे, FM को समझने वाले अपन फॉर्मूला मास को, सूत्र द्रव्यमान को। एग्जांपल लिया अपन ने ऑर्गेनिक एसिड, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड का मतलब कार्बनिक अम्ल, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बेंजोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये जितने भी ऑर्गेनिक अम्ल है, ये जिनके पीछे क्या लगता है, ओइक एसिड लगता है। तो ऑर्गेनिक एसिड जिसको अपन बोलते हैं कार्बनिक अम्ल या जिनके पीछे ओइक एसिड लगता है, वो बेंजीन में घुलकर क्या बनाते हैं, वो बेंजीन में घुलकर डाइमर द्विलक बनाते हैं। बेंजीन में घुलकर द्विलक, जिसको क्या अपन बोलते हैं, डाइमर बनाते हैं। द्विलक बोले तो डाइमर बनाते हैं। कैसा डाइमर क्या होता है समझा दो एक बार, तो सुनो ध्यान से। मैंने कहा मेरे पास कोई A था, है ना, A एटम था, उसके कितने मोल थे, उसके 2 मोल थे। A के कितने मोल थे, 2 मोल थे। A कितनी बार है, 2 बार है। अब इसको मैंने किसी विलायक में मिलाया, ठीक है, किसी विलायक में जाके
ए के जो दो अणु है ना आपस में जुड़ गए, तो मैं कहूँगा क्या बन गया, A2 बन गया। अरे क्या बन गया, A2 बन गया। अब बताओ पहले कितने मोल थे, 2। अब यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या, 1। तो 2 से मिलके कितना बन गया, 1। मतलब दोनों आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, दोनों आपस में एसोसिएट हो गए। ये जो A थे कितने थे, 2 थे, 2A थे, ये आपस में जुड़ के क्या बन चुके हैं, हम 1 बन चुके हैं। तो यहाँ पे पहले 2 मोल थे, अब कितने मोल है, 1 मोल है। तो इस A को अपन बोलते हैं, इस A को क्या बोलते हैं अपन, मोनोमर। ध्यान से सुनना, इस A को क्या बोलते हैं, मोनोमर। मोनोमर को अपन हिंदी में बोलते हैं 1 लक। कितना लक, 1 लक। ये जो 2 मोनोमर है, ये तो एक मोनोमर है, इसके जैसा एक और, तो 2 आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, A2। इसको अपन बोलते हैं डाइमर। इसको अपन क्या बोलते हैं, डाइमर। डाइमर को अपन हिंदी में बोलते हैं द्विलक। डाइमर को अपन हिंदी में बोलते हैं द्विलक। तो 2A जो थे वो मिलके क्या बना लिए, A2। तो क्या ये जुड़ गए, जुड़ गए ना। पहले कितने मोल थे, 2 मोल थे, अब कितने मोल है, 1 मोल है। पहले A अकेला था, मतलब पहले अलग अलग थे वो A और A, अभी आपस में क्या हो चुके हैं, ये आपस में जुड़ चुके हैं, इन्होंने बना लिया A2। क्या बना लिया इन्होंने, A2। अब ऐसे मान लो 3 जुड़ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, त्रिलक, ट्राइमर। 4 जुड़ जाए तो क्या बोलेंगे, टेट्रामर। ठीक है, अरे बात समझ आ रही है। बहुत सारे जुड़ जाए तो उसको क्या बोल देते हैं, पॉलीमर। पहले आपके एक पॉलीमर बहुलक नाम का चैप्टर हुआ करता था, अब वो रिमूव हो चुका है। तो देखो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल है, वही एसिड वो बेंजीन में घुल के क्या बनाते हैं, डाइमर द्विलक बनाते हैं। एसिडिक एसिड के कितने मोल ले लिए मैंने, 2 मोल, या 2 एंटिटीज ले ली। यहाँ पे एसिटिक अम्ल कितने हैं, 2 एसिटिक अम्ल है। ये 2 एसिटिक अम्ल जैसे बेंजीन में गए, ये 2 एसिटिक अम्ल जैसे बेंजीन में गए, इन्होंने क्या बना लिया, CH3COH होल ट्वाइस, मतलब एक प्रकार का क्या बन गया, डाइमर बन गया। ये क्या बन गया, डाइमर। पहले 2 थे, अब कितना, 1। तो पहले 2 थे, अब 1 हो गए, मतलब आपस में क्या हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। देखो समझना वापस से बात, अपन ने फॉर्मूला में क्या लिखा था, जब कोई विलय सॉल्यूट किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन, फॉर एग्जांपल बेंजीन में जाकर संगुणित हो जाता है, संगुणित मतलब एसोसिएट, एसोसिएट को अपन हिंदी में बोलते हैं जुड़ जाता है। तो ये जो CH3COH है ये आपस में जाके जुड़ गए, तो मैंने लिख दिया CH3CO होल ट्वाइस। पहले कितने थे, 2, अभी कितने हैं, ये 1 है, मतलब आपस में जुड़ चुके और 1 बन गए अभी है। इसको अपन बोलेंगे फॉर्मूला मास। क्या बोलेंगे, फॉर्मूला मास, सूत्र द्रव्यमान। और ये डाइमर बन चुका है क्योंकि 2 जुड़ चुके हैं, ये 2 आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, तो अपन इसको बोलेंगे डाइमर। सूत्र द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान की परिभाषा, 1 मोल फॉर्मूला का मास। यहाँ पे कितना मोल है, आगे 1 मोल, यहाँ पे कितना मोल है, 2 मोल। 2 मोल जो थे वो जुड़ के उन्होंने कितने बना दिए, 1 मोल बना दिया, मतलब डाइमर। 1 मोल डाइमर का निर्माण कर दिया, 1 मोल डाइमर का निर्माण कर दिया। तो 1 मोल फॉर्मूले का मास क्या कहलाता है, फॉर्मूला मास। 1 मोल फॉर्मूले का मास क्या कहलाता है, फॉर्मूला मास, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सूत्र द्रव्यमान। 1 मोल फॉर्मूले का मास क्या कहलाता है, फॉर्मूला मास, सूत्र द्रव्यमान। अब ये कैसे जुड़े थे वो समझना। ये जो CH3COH था एसिटिक एसिड, ये 2 थे, 2 मोल। तो देखो पहला एसिटिक एसिड CH3, C डबल बॉन्ड OH, दूसरा एसिटिक एसिड CH3, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इस ऑक्सीजन का इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन आबंध, इस ऑक्सीजन का इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन आबंध। तो बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है नहीं हो रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बेंजीन में जाके एसिटिक एसिड, 2 एसिटिक एसिड जो होते हैं आपस में एसोसिएट हो जाते हैं। सुनना, बेंजीन में जाके 2 एसिटिक अम्ल आपस में एसोसिएट होकर किसका निर्माण करते हैं, डाइमर का। डाइमर क्यों बोल रहे हैं, द्विलक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 अणु आपस में जुड़ चुके हैं। 2 अणु ने मिलकर एक फॉर्मूला बना लिया, 2 मोल ने मिलकर 1 मोल बना लिया। 2 मोल एसिटिक एसिड ने बेंजीन में जाके 1 मोल CH3COH होल ट्वाइस, जिसको कि अपन डाइमर बोलेंगे, उसका निर्माण कर लिया। इसको अपन बोलेंगे फॉर्मूला मास। 1 मोल फॉर्मूला का मास क्या कहलाता है, फॉर्मूला मास कहलाता है। समझना देखो इसको। तो ये अपन ने क्या बना दी, इस ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा था अपन ने। ठीक है, किसी उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु का किसी दूसरे अणु के हाइड्रोजन के, ठीक है, किसी अन्य अणु के हाइड्रोजन से एक आकर्षण, और कंडीशन ये थी हाइड्रोजन आगे उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ा होना चाहिए। तो ये हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ा है, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। ऐसे कैसे, ये भी हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ा है, तो ये भी हाइड्रोजन किसी दूसरे उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ एक आकर्षण अनुभव करता है। इसी आकर्षण को अपन क्या बोल देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दोनों आपस में जुड़ गए, किसके थ्रू जुड़े, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पढ़ी थी, क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग नाम के चैप्टर में आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी थी। उसका एप्लीकेशन यहाँ पे काम में आ रहा है। तो 2 एसिटिक अम्ल आपस में जुड़ गए और उन्होंने बना लिया डाइमर, जिसको केवल बोलते हैं द्विलक। ठीक है, अब सुनो देखो बात ध्यान से। ये जो CH3COH है बेंजीन में,
एसिटिक एसिड किस में चला गया, बेंजीन में। तो अभी अपन ने पढ़ा ये जो एसिटिक अम्ल है ये बेंजीन में जाके क्या करता है, डाइमर बना लेता है CH3CO होल ट्वाइस। अब ये CH3COH का GMM अपन ने निकाला था, अरे CH3COH का GMM निकाला था ना, एक कार्बन की द्रव्यमान संख्या 12 तो 2 की 24, एक हाइड्रोजन की 1 तो 4 की 3 हाइड्रोजन इधर एक इधर, तो 1 की 1 तो 4 की 4, ओके, एक ऑक्सीजन की 16 तो 2 की 32, 4 4 8 2 10 0 1 3 2 5 और 1 6। GMM कितना आ गया था 60। CH3COOH का GMM कितना आया था, 60 आया था। अभी अपने को क्या निकालना है, इस CH3COH का FM बोले तो फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास किसका निकलेगा, 1 मोल फॉर्मूले का मास, ये 1 मोल, ये फॉर्मूला है, 1 मोल फॉर्मूले का मास क्या निकलेगा, 1 मोल फॉर्मूले के मास को क्या बोल देते हैं, फॉर्मूला मास, जिसको के अपन हिंदी में बोलते हैं सतत द्रव्यमान। अब देखो CH3COH की तो वैल्यू अपन ने निकाली थी 60, और ये कितनी बार है, 2 बार, तो 60 × 2 कितना आ गया, 120। 60 × 2 क्या आ गया, 120 आ चुका है। 60 × 2 कितना आ गया, 120। 60 × 2 कितना आ गया, 120। तो एसिटिक एसिड बेंजीन में देखो इस पूरे का ही तो निकालना था फॉर्मूला मास, ये पूरा एक फॉर्मूला है, ये पूरा एक क्या है, ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है। इसका मास अपने को निकालना था तो कितना आया, क्योंकि डाइमर था तो GMM 60 है, तो इसका फॉर्मूला मास क्या बन जाएगा, 120। एक और चीज़ मैंने कहा, अगर मान लो एक और चीज़ सुनना, मैंने कहा अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा, 2x, 60 का डबल है ना, 120 क्या है, 60 का डबल है, 2 टाइम्स है। तो मैंने कहा अगर 60 को मैं x मानूँ तो 120 क्या हो गया मेरा, 2x हो गया। 60 को अगर x मानूँ तो 120 कितना हो गया मेरा, 2x हो गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, GMM और फॉर्मूला मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास बोले तो सतत द्रव्यमान, इन दोनों में क्या चीज़ें अलग है। तो अगर डाइमर बन रहा है, द्विलक बन रहा है, तो अगर GMM मान लो x है, GMM तो निकाल सकते हो ना, अरे GMM तो निकाल सकते हो ना, 1 मोल का ग्राम में द्रव्यमान, 1 मोल अणु का ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम आणविक द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। तो GMM अपने को निकालना आता है, तो अगर अपन ने GMM निकाल लिया, ठीक है, जो मान लो x आया, ठीक है, तो फॉर्मूला मास अगर वो डाइमर बना रहा है तो फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा, 2x। और अभी अपन ने पढ़ा, देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो, एसिटिक एसिड का GMM कितना आया, 60 आया, एसिटिक एसिड का GMM कितना आया, 60 आया। और मैंने कहा एसिटिक एसिड जो होता है, जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं वही अम्ल वो बेंजीन में जाके डाइमर बनाते हैं, मतलब उनके GMM का 2 टाइम्स, तो 60 का 2 टाइम्स कितना होता है, 120। तो ये फॉर्मूला मास कितना आ गया, 120 आ गया। तो अगर कोई डाइमर बना रहा है तो GMM का डबल क्या आएगा, फॉर्मूला मास। अगर GMM x है तो फॉर्मूला मास 2x होगा, GMM 10 है तो फॉर्मूला मास 20 होगा। अरे ये 60 तो ये 120 होगा। बात समझ आई क्या, कमेंट में बता देना, अगर बात समझ आई तब भी बताना, नहीं बात समझ आई तब भी बताना। वैसे तो बात समझ आ जाएगी, मेरे को भरोसा है आप लोगों पे, आप बहुत तीव्र बुद्धि के बालक हो, सारे बालक और बालिकाएं हो। तो डाइमर की बात करता हूँ, GMM अगर x है और कोई डाइमर बना रहा है, अगर कोई एक सॉल्वेंट में जाके डाइमर बना रहा है तो फॉर्मूला मास हो जाएगा 2x, मतलब उसका डबल। ट्राइमर बना रहा है, त्रिलक बना रहा है, 3 जुड़ रहे हैं, तो x का कितना हो जाएगा, 3x। टेट्रामर बना रहा है तो x का क्या हो जाएगा, 4x। 4 मॉलिक्यूल का जुड़ना, 3 मॉलिक्यूल का जुड़ना त्रिलक, 4 मॉलिक्यूल का जुड़ना टेट्रामर, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल का जुड़ना द्विलक। तो GMM अगर x है और डाइमर बना रहा है तो फॉर्मूला मास 2x हो जाएगा। GMM अगर x है और ट्राइमर बना रहा है तो फॉर्मूला मास 3x हो जाएगा। GMM अगर x है और टेट्रामर बना रहा है तो फॉर्मूला मास 4x हो जाएगा। अगर ये 10 तो ये 20, ये 10 तो ये 30, ये 10 तो ये 40। दोनों फॉर्मूले वापस से बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपन। मोलरिटी में और फॉर्मेलिटी में अंतर सिर्फ कहाँ आ रहा है, जहाँ GMM था वहाँ पे क्या कर दो FM, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। स्मॉल w अपॉन GMM इंटू 1000 अपॉन V मिलीलीटर, स्मॉल w अपॉन GMM ऊपर 1000 अपॉन VML, स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन FM इंटू V मिलीलीटर, 1000 V मिलीलीटर, 1000 V मिलीलीटर, स्मॉल w GMM की जगह मैंने क्या कर दिया, FM। फॉर्मेलिटी में फॉर्मूला मास, मोलरिटी में ग्राम मोलिकुलर मास, इतना अंतर अपने को आना चाहिए। आगे अगर ये मिलीलीटर में नहीं देके लीटर में दे रखा हो तो ये 1000 का ऊपर कुछ नहीं करना, तो नीचे मिलीलीटर तो नीचे भी मिलीलीटर, W ग्राम तो W ग्राम, बस GMM की जगह क्या कर दिया मैंने, FM कर दिया, फॉर्मूला मास कर दिया, बाकी सारी चीज़ें सेम है। एक बार इसको देख लो, एक बार इसको देख लो मेरे प्यारे बच्चों, फिर अपन आगे चलते हैं। एक बार इसको देख लो फिर अपन आगे चलते हैं।
तो बच्चों ध्यान से सुनना, अब अपन ने ये तो पढ़ लिया, अब अपन कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं फॉर्मलता की। सवाल सुनना ध्यान से, एक सवाल लेके अपन आ चुके हैं। 6 ग्राम एसिटिक एसिड को, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना। एसिटिक एसिड ही दे रखा है पहले आपको, एसिटिक एसिड कितने ग्राम, 6 ग्राम। 6 ग्राम एसिटिक एसिड को 100 मिलीलीटर बेंजीन में, बेंजीन यहाँ पे क्या है, विलायक, ये प्लस था ना, अरे यार सुन लेना ध्यान से। एसिटिक एसिड को बेंजीन जो कि अपना क्या है, विलायक, बेंजीन जो कि अपना क्या है, विलायक, और बेंजीन कितने ग्राम है, बेंजीन है 100 मिलीलीटर, बेंजीन है 100 मिलीलीटर में घोल के विलियन बना रहे। विलियन का आयतन, हाँ देखो 100 मिलीलीटर बेंजीन सॉल्यूशन, एक बात क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना है ना, क्या दे रखा है 6 ग्राम एसिटिक एसिड को, तो एसिटिक एसिड 6 ग्राम हो गया, ठीक है, को 100 मिलीलीटर बेंजीन विलियन में बोला गया। ये 100 मिलीलीटर बेंजीन विलियन है, क्या है ये, बेंजीन विलियन। तो ये विलियन का आयतन दे रखा है अपने को क्या, 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर बेंजीन विलियन में, 100 मिलीलीटर बेंजीन विलियन में घोला गया है। तो कैपिटल एम एंड कैपिटल एफ क्या होगी, मतलब मोलरता और फॉर्मलता क्या होगी, ठीक है। तो देखो सुनना ध्यान से बात, विलियन का आयतन पता है अपने को कितना, 100 मिलीलीटर, ठीक है, विलियन का आयतन 100 मिलीलीटर, विलय की मात्रा 6 ग्राम, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, एसिटिक एसिड को किस में घोला इन्होंने, बेंजीन में। एसिटिक एसिड इन, अरे एसिटिक एसिड कहाँ प्रेजेंट है, बेंजीन में प्रेजेंट है। तो मैंने एक बात आप लोगों को बताई है, मोलरता में और फॉर्मलता में डिफरेंस किस चीज़ का होता है, मोलरता में काम में लेते हैं GMM और फॉर्मलता में काम में लेते हैं अपन FM। और मेरे बच्चों को पता है कि जो एसिटिक एसिड वो बेंजीन में जाके क्या बनाता है, बेंजीन में जाके, जल्दी से बोलो क्या बनाता है, घर पे बैठे बैठे बोलना है, डाइमर बनाता है, द्विलक बनाता है। अगर डाइमर द्विलक बनाता है तो मैं कहूँगा कि जो एसिटिक एसिड डाइमर बना रहा है तो GMM का, अगर GMMX आएगा तो फॉर्मूला मास कितना आएगा, 2x आएगा। अरे बात डन है क्या, GMMX आएगा तो फॉर्मूला मास 2x आएगा। क्या मैं इसका GMM निकाल सकता हूँ, एसिटिक एसिड का निकाल सकते हैं सर। कार्बन 2 है, एक कार्बन की द्रव्यमान संख्या 12, 2 की 24, और हाइड्रोजन 3 और 1 4, 1 की 1 तो 4 की 4, एक ऑक्सीजन 1 की 16 तो 2 की 32, 4 4 8 2 2 0, 3 2 5 और 1 6। तो सर तुम लोग मेरे को बोलोगे कि सर मोलरता के अंदर जो हम GMM निकालेंगे उसका आंसर आएगा 60, GMM 60 आएगा। तो फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा, तो मेरे बच्चे बोलेंगे मेरे को सर 120 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अभी अभी ऊपर किया था 60 120 दिख भी रहा होगा आपको। आगे बात करते हैं, एक तरफ मोलरता एक तरफ फॉर्मलता। तो मोलरता बराबर स्मॉल w अपॉन GMM, क्योंकि आयतन मिलीलीटर में है तो मैं ऊपर क्या कर दूंगा 1000, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्मॉल w, अब डिफरेंस सिर्फ GMM की जगह क्या करना है FM का, बाकी सारी बातें सेम रहने वाली है, बाकी सारी बातें क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। मोलरता निकालते हैं तो स्मॉल w 6 ग्राम, GMM कितना था 60, 1000 की जगह 1000, विलियन का आयतन कितना था 100। सॉल्व कर लें, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6/6 को अपन क्या लिखेंगे 1 कैपिटल M या 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर या 1 कैपिटल M। फॉर्मलता निकालते हैं, स्मॉल w 6, FM 120, ठीक है, विलियन ऊपर 1000 नीचे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6/12 को मैं लिख दूंगा 1/2, 1/2 को लिख दूंगा 0.5 कैपिटल F, 0.5 कैपिटल F। चेक कर लेते हैं। तो मोलरता आ रही है मेरी वही, मोल पर लीटर लिखो चाहे कैपिटल M लिखो, बात एक ही है, क्योंकि मोलरता की गई मोल पर लीटर होती है। तो 1 कैपिटल M मोलरता है और 0.5 कैपिटल M अपनी फॉर्मलता है, 0.5 कैपिटल M अपनी फॉर्मलता है। तो देखो क्या किया, विलायक की ग्राम में मात्रा 6 ग्राम, विलियन का आयतन 100 मिलीलीटर, CH3COH इन बेंजीन, CH3COH एसिटिक एसिड इन बेंजीन। तो एसिटिक एसिड बेंजीन में है तो क्या बनाएगा, डाइमर बनाएगा, तो मेरा GMM 60 आएगा, तो फॉर्मूला मास 120 आने वाला है, 60 का 120। कैपिटल M निकालेंगे स्मॉल w अपन GMM, ऊपर 1000 नीचे भी मिलीलीटर, उधर क्या करेंगे फॉर्मलता में स्मॉल w अपन FM, ऊपर 1000 नीचे भी मिलीलीटर, सॉल्व कर ही लेंगे, दोनों जगह मैंने बता ही दिया आप लोगों को। अब एक और क्वेश्चन है जो आप लोगों को ट्राई करना है, क्वेश्चन शायद आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा है अपन ने 24.4 ग्राम, सब लोगों को अच्छे से दिख रहा है। अभी कुछ टाइम पहले ही कमेंट आया था 1-2 बच्चों का, उन्होंने मेरे को बोला था कि सर प्रॉब्लम आ रही है, विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, तो कमेंट में बता दिया करो, कोई सा भी प्रॉब्लम हो, वॉइस को लेके भी कोई प्रॉब्लम है,
आवाज़ साफ नहीं आ रही तब भी बता सकते हो, कुछ दिख नहीं रहा हो तब भी बता सकते हो, नोट्स को लेकर कोई प्रॉब्लम हो तब भी बता सकते हो, किसी जगह कोई डाउट हो तब भी बता सकते हो। आपके सारे हर प्रकार के डाउट यहाँ पर दूर किए जाएंगे। क्वेश्चन है अपना 24.4 ग्राम बेंजोइक अम्ल को बेंजीन विलायक में घोला जाता है तो विलयन की फॉर्मूला ज्ञात करें यदि विलयन का आयतन 1 लीटर हो तो। यदि विलयन का आयतन 1 लीटर हो तो। अब वापस से मेरे बच्चों यहाँ पे ध्यान से सुनो, बेंजोइक अम्ल, कौन सा अम्ल? बेंजोइक अम्ल। क्या बेंजोइक अम्ल जानते हो आप लोग क्या होता है? अरे किस किस को पता है बेंजोइक अम्ल क्या होता है? ओइक अम्ल। वापस से देखो, ओइक अम्ल क्या बना लेगा? ये भी डाइमर बनाएगा। बेंजोइक अम्ल भी क्या बनाएगा? डाइमर बनाएगा। अब इसका आंसर आप लोगों को वीडियो को पोस्ट करना है और कमेंट में करना है पहले, फिर मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा। पहला काम आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन बताओ कि सर लास्ट वाला जो आज का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज के अपने लेक्चर का, कि सर लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर ABCD में से क्या होगा? कमेंट में जल्दी जाके बताओ मेरे को। फिर इस वीडियो को आप लोगों को अभी पोस्ट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व करो आप। मैं करने जा रहा हूँ इसको, पहले सुन लो। चलो थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ, फिर सॉल्व कर लेना। बेंजीन सारे बच्चे जानते हैं मेरे। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। इसको अपन क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। बेंजीन में हर एक कार्बन के पास क्या होता है? एक हाइड्रोजन होता है। बेंजीन में हर एक कार्बन के पास क्या होता है? एक हाइड्रोजन होता है। थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ डिजाइन, ठीक है? डबल सिंगल डबल, है ना? C6H6, हर एक कार्बन के पास क्या होता है? एक हाइड्रोजन। बना भी सकते हैं एक हाइड्रोजन। हर एक कार्बन के पास मैंने क्या बना दिया? एक हाइड्रोजन। अब बेंजोइक अम्ल क्या है तो देखो, सुनना ध्यान से। एक हाइड्रोजन को हटा के, इस वाले हाइड्रोजन को हटा के मैंने उसकी जगह क्या जोड़ दिया? COOH। एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह क्या जोड़ दिया? COOH। इसको अपन क्या बोल देंगे? बेंजोइक अम्ल। इसको अपन बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। तो देखो, इस पूरे का फॉर्मूला था C6H6। इस पूरे का क्या फॉर्मूला था? ये हर जगह एक क्या है? कार्बन। तो कार्बन कितने थे? 6। हाइड्रोजन में कितने थे? 6। C6H6 फॉर्मूला था। इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? तो देखो, C6H6 था, एक हाइड्रोजन को मैंने क्या करा? यहाँ से हटाया और उसकी जगह क्या लगा दिया? COOH। तो C6H5, एक हाइड्रोजन हटाया तो क्या रह गया? ये C6H। देखो एक और डायग्राम बना देता हूँ यहाँ, ताकि चीज़ें तुम्हारे क्या दिमाग में, खोपड़ी में अच्छे से बैठ जाए। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, पांचवा हाइड्रोजन। यहाँ के मैंने हाइड्रोजन को क्या कर दिया? हटा दिया। तो क्या बन गया? ये C6H5। और इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया? COOH। तो फॉर्मूला होता है बेंजोइक अम्ल का C6H5COOH। यहाँ लिखा हुआ नहीं है ना? हाँ ठीक है। बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला C6H5COOH। C6H5COOH, ठीक है? C6H5COOH। स्ट्रक्चर, बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ दो? COOH या बेंजोइक अम्ल। ये बेंजीन, हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह COOH जोड़ दिया, बन गया बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल 24.4 ग्राम बेंजोइक अम्ल को बेंजीन विलायक में घोला जाता है तो विलयन की फॉर्मूला ज्ञात करें यदि विलयन का आयतन 1 लीटर हो तो। यदि विलयन का आयतन कितना हो? 1 लीटर हो तो आपको 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, जल्दी से सुनना। 24.4 ग्राम बेंजोइक अम्ल मतलब विलय, हमारा विलय जो कि बेंजोइक अम्ल है C6H5COOH, ठीक है? थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। बेंजोइक अम्ल की मात्रा 24.4 ग्राम, ठीक है? 24.4 ग्राम है, बहुत बढ़िया। को बेंजीन विलायक में घोला जाता है तो विलयन की फॉर्मूला ज्ञात करें थी। विलयन का आयतन 1 लीटर हो, V विलयन, ठीक है? 1 लीटर। अपन देखो सबसे पहली चीज, क्योंकि बेंजोइक अम्ल है C6H5COOH, किस में घोला? बेंजीन मतलब C6H6 में। क्या बना लेगा? ये बना लेगा डाइमर। अरे यहाँ पे 2 ही तो लिखना है, ब्रैकेट लगा के 2 लिख दो। इसके कितने मोल थे? 2 मोल थे। ये 2 मोल आपस में एसोसिएट हो गए, इन्होंने क्या बना लिया? डाइमर बना लिया। और ये क्या है? फॉर्मूला हमारा, ये पूरा फॉर्मूला बन गया। एक फॉर्मूले का मास, 1 मोल फॉर्मूले का मास क्या कहलाता है? 1 मोल फॉर्मूला का मास, फॉर्मूला मास क्या लाता है? निकालने इसका फॉर्मूला मास। तो देखो अपन तो कार्बन देखते हैं, कितने कार्बन है? एक कार्बन का 12, कितने कार्बन है यहाँ पे? 6। 12 × 6, ठीक है? अलग अलग कर लेते हैं। तो कितना हो गया? 12 × 6 72, ठीक है? एक हाइड्रोजन का 1 तो 5 का 5, फिर से एक कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का 32, हाइड्रोजन का 1। कैसे किया देख लो, एक कार्बन का कितना होता है? 12 तो 6 का, 12 × 6 72, ठीक है? 12 × 6 72। एक हाइड्रोजन का 1 तो 5 का 5,
एक कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का 32, एक हाइड्रोजन का 1। इसको जोड़ लेते हैं, फिर ये पूरा इंटू 2 करना है, वो बाद में कर लेंगे। तो देखो 5 और 2 7, 8 9 10 11 और 1 12, 2 ऊपर 1, 7 और 3 अपने 10 और 11 और 1 12, 122। कितना आ रहा है 122? किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो कितना आ गया 244, 2 दूनी 4, 244 आ गया अपने। फॉर्मूला मास कितना आया इसका? फॉर्मूला मास आया अपने पास 244, 244, 244 आ गया अपने पास इसका फॉर्मूला मास। बस अब तो क्या फॉर्मूला लगाना, इधर ही लगा दूं? अरे मेरे बच्चों इधर ही लगा दूं इसका फॉर्मूला, फॉर्मेलिटी निकालने के लिए। तो ऊपर स्मॉल w, नीचे फॉर्मूला मास, नीचे विलेन का आयतन। अगर लीटर में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर मिलीलीटर में होता तो 1000 से डिवाइड करते, जो ऊपर जाके क्या हो जाता मल्टीप्लाई। लीटर में तो ये फॉर्मूला, मिलीलीटर में होता तो अपन फॉर्मूला लगाते स्मॉल w अपॉन फॉर्मूला मास, नीचे VmL और ऊपर 1000। ठीक है ना, ये फॉर्मूला दिमाग में रखने हैं। तो स्मॉल w कितना था? 24.4 ग्राम। तो स्मॉल w 24.4। फॉर्मूला मास कितना आया? 244, नीचे 244। विलेन का आयतन कितना है? 1 लीटर, तो 1 लीटर। ठीक है, पॉइंट उड़ाया, पॉइंट उड़ाते ही देखो जैसे पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, 244 से 244 कैंसिल, ये 1/10, 1/10 का मतलब 0.1 कैपिटल F, 0.1 कैप। देखो केमिस्ट्री तो यही खत्म हो जाती है, केमिस्ट्री तो यही खत्म हो जाती है, बाकी तो मैथ्स है। केमिस्ट्री तो यही खत्म हो जाती है, बाकी तो मैथ्स है, और वो आप लोगों को आती है कैसे क्या सॉल्व करना है। तो आंसर आ गया इसका 0.1, मतलब आंसर गया अपना B 0.1। चेक कर लेते हैं, देखो आंसर आएगा इसका 0.1, मतलब कि B। ठीक है, नॉर्मेलिटी अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए देखो एक क्वेश्चन एक बार वापस से सुन लेना। जितने भी ओइक एसिड होते हैं, बेंजोइक अम्ल भी एक प्रकार का, बेंजोइक के भी पीछे क्या लग रहा है? ओइक, OIC। तो जितने भी ओइक अम्ल होते हैं बेंजीन में जाकर डाइमर बनाते हैं। ये A है मोनोमर, ये जो A है ये क्या है? मोनोमर। इसके 2 यूनिट आपस में जुड़ के इन्होंने क्या बना दिया? डाइमर। तो 1 मोल फॉर्मूले का मास डाइमर कहलाता है। तो मेरे पास 2 मोल बेंजोइक अम्ल थे, उन्होंने मिलके क्या बना लिया? फॉर्मूला मास बना लिया। 1 मोल फॉर्मूले का मास क्या? 1 मोल फॉर्मूले का मास, फॉर्मूला मास स्वतः द्रव्यमान कहलाता है। इसका अपन ने निकाल लिया, ठीक है ना। 12 × 2 = 72, 5 × 5 कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 32 1। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला मास कितना है? 244। अपना भी कितना है? था 244। ठीक है, फॉर्मेलिटी निकालनी थी तो स्मॉल w 24.4 ग्राम, 24.4 ग्राम बेंजोइक अम्ल को अपन ने 24.4 ग्राम बेंजोइक अम्ल, फॉर्मूला मास 244, 1 से गुणा किया, पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 1/10 हो जाएगा, 244 244 कैंसिल, 1/2 मतलब 0.1। तो जिसका आंसर भी 0.1 आया उसको वेरी गुड है, आंसर जिसका भी आया उसको वेरी गुड है। अगली क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे अपना एक शानदार कंसंट्रेशन, नॉर्मेलिटी, नॉर्मल था। अब अपने देखो ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं बची, नॉर्मल था जो अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, एक ppm पार्ट्स पर मिलियन और एक अपन पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। ठीक है, 3 चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। ये 3 चीजें पढ़ते ही कंसंट्रेशन जितनी भी सांद्रताएं हैं वो खत्म हो जाएगी, फिर अपन चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो एक तो अभी तक फॉर्मलता तक पढ़ के आना। अगर किसी को फॉर्मलता से रिलेटेड कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकता है, वैसे डाउट नहीं होगा, अपन ने सारे क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए। अपन ने मोलरता, नॉर्मलता, मोलरता, फॉर्मलता दोनों के सवाल कर लिए, मोललता के भी अपन ने सवाल कर लिए आज की क्लास में। तो मैंने 3 कंसंट्रेशन के सवाल करवाए, मोलरता का भी एक सवाल करवाया, फॉर्मलता के 2 सवाल करवाए, मोललता के भी सवाल मैंने आपको करवा दिए। यहाँ पे दिमाग में रखने वाली बात, मोललता में नीचे विलायक का द्रव्यमान आता है किलोग्राम में, बाकी सारी कंसंट्रेशन में नीचे विलयन आता है, मोललता में नीचे विलायक आता है, बस ये डिफरेंस है मोललता में। एक और बात, फॉर्मलता में क्या ध्यान रखना है, जीएमएम जो है वो बदल के क्या बन जाता है? एफएम बन जाता है। जीएमएम बदल के ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम आणविक द्रव्यमान बदल के सूत्र द्रव्यमान फॉर्मूला मास बन जाता है, याद रखने का तरीका। अब ये सारे पीडीएफ और नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और बात बता देता हूँ आपको, चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे भी मैंने सारी लिंक दे रखी है सोशल मीडिया की, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, सबके लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा मैं बात करूँ अगर आपसे, तो किसी को अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम में पीडीएफ नहीं मिल रहा है तो मेरे को इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, 8302898893, 8302898893। इस नंबर पे मेरे को मैसेज करो तो मैं आपको आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा और मैं आपको पीडीएफ वगैरह सारे शेयर कर दूंगा और आपको ग्रुप में भी ऐड कर लूंगा। इसमें आपको क्या करना है, आपका नेम लिखना है, आपकी क्लास लिखनी है और आपकी स्कूल का नाम, नेम, क्लास एंड स्कूल नेम, नेम, क्लास और स्कूल नेम लिख के मेरे को भेजना है, तो मैं आपको उस पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड कर लूंगा। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। तब तक सारे बच्चों को पढ़ के आना है, नेक्स्ट लेक्चर इससे भी मजेदार होगा। बहुत जल्द आपको
नए नए लेक्चर्स, नए नए टॉपिक्स और बहुत शानदार शानदार चीजें इस चैनल पे देखने को मिलेगी। तो क्या करना है, लास्ट मैसेज एक और मेरा, जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे कमेंट करो, लाइक करो, सारी चीजें करनी है और अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।